but the 99.9% people, manufacturer, factory owners, फार्मास्यूटिकल में या कहीं भी मैं समझता हूँ बाकी जगहों पे भी होता होगा, they will be direct to your buyers. If he is selling you this product in $1, I can offer half a dollar. If you have this contact and this is working for you as one customer, one point of earning. So what we can do is finding a distributor, relationship first, licensing. You first create your relationship. I am a believer, I'm a true believer into this. जो आपके पास कार्ड्स हैं, मेरे वेंडर, मेरे प्रिंटर ने उसको ऐसी क्वालिटी में मुझे प्रिंट करके ला दिया कि मुझे वो, अगर मैंने वेस्ट नहीं करने तो मैं वो इंटरनेशनली यूज़ भी नहीं कर पाऊँगा और मैं कभी नहीं करूँगा। कुछ चीज़ों पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जब आप सोचते हैं मुझे एक्सपोर्ट करना है तो ट्रैवलिंग एंड टूल्स, ये दोनों टीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो योर बिजनेस कार्ड इज़ योर फर्स्ट टूल। इफ़ आई एम नॉट अ ट्रेनर और अ स्पीकर तो मैं तो पाकिस्तान में ये कार्ड कहीं यूज़ ही नहीं कर पाऊँ। बट आई थॉट ऑफ फाइन अनफ, उसने ऐसे बना दिए हैं, इसको मैं वेस्ट करूँ। My company spent some money on this. I said fine, I'll keep it in the car with me. And जहाँ मुझे इस तरह कई सेशंस में जाना पड़ता है तो मैं वहाँ ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन if I give it to somebody abroad as a customer of mine, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, because this is my face. इसके ऊपर आपको ना सिर्फ क्वालिटी में फ़र्क नज़र आ रहा है, कहीं कहीं वो इंक का भी वो है, उसमें उसकी प्रिंटिंग के अंदर सारा वो हो गया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, कभी भी आपको लगे रिदम कहीं शुरू ही नहीं हुआ और ख़त्म हो रहा है तो फिर भी इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करते जाएं और कुछ गिरें जो लगेंगी उनको उनकी जगह बैलेंस के बगैर ही गिरें लगाते जाएं। आपका बिज़नेस कार्ड आपकी पहली सीढ़ी है आपके तारुफ की। यू शुड स्पेंड मनी ऑन इट, यू शुड बी वेरी क्रिटिकल वाइल यू आर डिज़ाइनिंग इट। सो किसी भी बिज़नेस का बिज़नेस कार्ड, किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी आपके इंट्रोडक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के अंदर, दिस वुड बी द की। ये बात हम और चीज़ों में भी डिस्कस करेंगे, ये वाला पॉइंट के क्वालिटी। As a soft skills trainer, I am honored to serve in these institutions like कासिम अली शाह साहब के साथ ही मैंने पंजाब पुलिस को भी ट्रेन किया था। So this is what my humble introduction is. क्यों करते हैं एक्सपोर्ट वैसे हम लोग, क्यों करना चाहते हैं, सभी क्यों इसके पीछे हैं? रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा है, हमारा मुल्क भी करेगी, लेकिन रेवेन्यू इसके जब हमें कन्वर्जन प्राइस के आते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। and you feel very elevated कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली यूज़ हो रहा है। imagine हम में से किसी की प्रोडक्ट का से मैं इधर पेपर सोप पे चला जाऊं और कोई श्रीलंकन पेपर सोप उठा के कहे दैट आई एम यूजिंग इट और पीछे उसका बैनर लगा हो, या वो किसी अपने कंट्री में किसी ऐसे मुकाम पे खड़ी हो जिसको जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा हो गया, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे खड़ी हो, कोई बंदा खड़ा हो और कहे जी, और अरबी कपड़े पहने और वो कहे जी यूजिंग इट लाइक आपका जो सोप का नाम है, यूजिंग दिस सोप इन UAE and it gives good results, blah blah blah, you know, and then you will be having elevated कि यार कहीं ये आप ये अब वो प्रोफाइल जो आप आज तक भेज रहे हैं दुनिया में या पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों को, उस प्रोफाइल के अंदर एक छोटी सी एक्सपोर्ट की विंडो बन जाए और ये वीडियो लगी हो तो आपका वो 22-24 करोड़ का पाकिस्तानी कस्टमर आपके लिए बिल्कुल अपोजिट सोचना शुरू हो जाएगा। एंड मैनी अदर थिंग्स। इसके साथ आप इस सवाल के जवाब में हज़ारों जवाब लग सकते हैं, एक्सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। मेजरली योर कंट्री ग्रोज, योर इकोनॉमी ग्रोज, योर कंपनी ग्रो and you get good prices of your products and you serve. So if I'm exporting and I look for my benefit, I can even park my money in the foreign country. Why do I need to bring foreign exchange over here? And many companies do that and they grow their business. So when a businessman works, he looks after his own interests. जी ऐसे ही
उसमें से जितने % लोग भी पैसा पाकिस्तान में ले आएंगे, कम से कम वो तो आपके मुल्क के लिए, और वो बहुत ज़्यादा % आती है। ये जो कहीं ऑफशोर कर लेना, किसी बॉक्स में डाल देना दुनिया में कहीं किसी जजीरे में, आप जाके कंपनी जी लीगल करा लें, मेरा मतलब है ना लेके आए आप, चलें आप वो, दिस हैपेंस ना, दिस इज हैपनिंग इन मैनी कंपनीज। बट अगेन वो जो एक्सपोर्ट फॉर्म क्यों बनता है कि कोई पैसे आ रहे हैं, ये भी कमोडिटीज़ और प्रोफेशंस और उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिपेंड करता है। इफ़ आई वांट टू एक्सपोर्ट फर्नीचर्स, तो बैंक कहता है कि यहाँ से शिपमेंट नहीं निकलेगी जब तक कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा। मुझे, आपको पता था कि एक्सपोर्ट फॉर्म मिलेगा ही नहीं। एक फॉर्म होता है ई फॉर्म, वो अब आता है, हम उस पर बात करेंगे। ई फॉर्म इज मीन्स एक्सपोर्ट फॉर्म, आई फॉर्म मीन इंपोर्ट फॉर्म। एक्सपोर्ट फॉर्म आपको शिपमेंट पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए चाहिए, आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसमें डॉलर्स नहीं आएंगे अकाउंट में। then again two questions, एक मैं अपनी सिस्टर कंपनी वहाँ रजिस्टर करके यहाँ से अपनी कंपनी को करके भेज सकता हूँ United जी States? जी। दूसरी चीज, अगर मेरे ऊपर इतना कैपिटल कंट्रोल है, why should I bring money for it? ये मार्केट में सवाल किया जाता है। अगर मेरे ऊपर कैपिटल कंट्रोल लगा है on my bill, then why should I give services to it? मैं एक चीज नहीं और बनाऊँ जहाँ से मेरे कैपिटल को बूस्ट मिलेगा, जहाँ मुझे मजीद फैसिलिटीज मिलेंगी। स्टिल देयर बी 90% ऑफ द कमोडिटीज़, मैं आप ई कॉमर्स में जितने वर्ड यूज़ करने हैं, जितनी भी उसमें ब्रांचेस हैं उसमें कर लें, सर्विसेज में कर लें, बट स्टिल देयर आर 90% ऑफ कमोडिटीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं सिर्फ ऑफिस बनाई रखूँ बाहर और पाकिस्तान में कुछ ना आए और मैं अपनी शिपमेंट ई फॉर्म लेके एक्सपोर्ट करता रहूँ। एक्सपोर्ट फॉर्म देते वक्त और शिपमेंट को पाकिस्तान से पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर कमोडिटी बाहर निकालते वक्त मुल्क को क्या मिल रहा है, ये हर गवर्नमेंट पूछती है। आपका स्टेट बैंक पूछता है, वो आपको एक्सपोर्ट फॉर्म देगा क्यों? सर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, रैशनैलिटी भी किया जाता जी, है, जी। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। मुझे मैन्युफैक्चरिंग किसी और जगह सस्ती पड़ती है, कराते रहें, ठीक है, फिर वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। आपने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कराई, मुल्क से बाहर से? सर अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते जी, हैं, जी। एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। मतलब ये तो उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी, वो जाके एक बात है कि अफगानिस्तान में खुले वो वहाँ बना लेगा, जी ईरान में चला जाएगा, जी यूएई में बिल्कुल चला जाएगा। जी, बांग्लादेश में किया लोगों ने सब। बांग्लादेश हाँ। में, ठीक है। तो हम किस चीज़ पे कम्पीट करते हैं? मतलब मैंने अगर पाकिस्तान को एज अ प्रोडक्ट लेना है और इसको अगर मैंने सेल करना है, मैंने इसकी एक्सपोर्ट करनी है, बिजनेसमैन अपनी एक्सपोर्ट करता है, बट अगर ये इसमें क्या इनके पास कंपेटिटिव है, ये किस प्रॉफिटेबिलिटी बेस पे कह रहे हैं कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें? अच्छा, वो ना माने लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे हैं इस चीज़ को। ठीक बहुत है। सारे जो बिजनेसमैन हैं किसी भी कमोडिटी में, सिर्फ फार्मास्यूटिकल में नहीं, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा बैठे हैं, अब वो उसको, वो केक तो नहीं है, उसका पीस काट के कहीं अपनी आइडियल जगह पे ले जाएं कि जी पिछले जब लगा था 1950 में फैक्ट्री, तो वो मुझे बहुत माहौल आइडियल था, उस वक्त मेरा फेवरेट कोई हुक्मरान था, मुझे बड़ा उसकी पॉलिसीज़ अच्छी थी, अब ये ख़राब हो गया माहौल मुल्क का, इकॉनमी का, तो मैं केक काटूँ और ले जाऊँ। आने वाले वक्त में या करंट सिचुएशन में कभी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसको आपके वाले इख्तलाफात हैं अगर इकॉनमी के साथ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ, तो वो नहीं लगाएगा, कहीं और चला जाएगा और वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। सो आप चाह रहे हैं कि इसमें से मुल्क का भला निकाल दें, यानी मुल्क के लिए मैं क्यों करूं जब मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही। लेकिन जब एक बिजनेसमैन बैठता है, जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, इट्स अ बिजनेस केस, इट्स अ बिजनेस केस, देयर इज़ नो ब्लड रिलेशन, देयर इज़ नो इमोशंस इन्वॉल्व इन बिजनेस, बट स्टिल आपको बहुत रेयर है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको इस जुनून के साथ मिलेंगे कि यार मुझे तो पैसे आने ही आने हैं, जो है ना वो। आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड आई सर्व दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर 2.5 years। उनके ऑनर, जब कॉरपोरेट डिनर हो रहा होता था ना, तो वो जो लोग प्लेट सर्व कर रहा होता था, कोई वेटर या कोई, तो फॉर मी ही यूज टू यूज़ वन स्टेटमेंट कि यार राशिद को 2 मरतबा खाना देना। तो वो पूछते थे साथ खड़े मेरे कोलीग्स हैं कि सर ऐसे क्यों कह रहे हो? कहते हैं यार एक वो कंपनी की खिदमत करता है, एक वो मुल्क की खिदमत करता है। सो ऐसे लोग भी हैं, मिल जाते हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं ना, तो हमने कंपेटिटिव होकर ब्रॉडर मार्केट, जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम कंपेटिटिव का जो हर किसी की डेफिनेशन अपनी देख, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये जो ये कंपेटिटिव होने तक का अगर मेंटल ब्लॉक मैंने बना लिया
कि जब तक मैं कंपेटिटिव नहीं होऊंगा, मैं मार्केट में दुनिया की विंडो खोल के दुनिया में अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा, तो ये कोई पॉलिसी नहीं है। फार्मास्यूटिकल के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जब इस प्लैनेट के ऊपर चाइना और इंडिया मौजूद है ना, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का सोचना ही नहीं चाहिए। और आपको पता है 50-60 साल से एक्सपोर्ट हो रही है। सो ये अल्लाह करा रहा होता है। ये जो है ना, ये बड़े बड़े जो इस तरह गिरें बांध लेते हैं इस तरह वाली, तो वो उसमें वो अल्लाह कराएगा इंशाल्लाह, होता रहेगा। कम मार्जिन पे भी लोग काम करेंगे, नेक टू नेक भी करेंगे एट टाइम्स। आपके वाले केस में नहीं, लेकिन कंपनीज़ को एक फीलिंग आती है कि 24 करोड़ लोगों में मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इतने सालों से, मेरे साथ काश मैं एट पावर भी आ जाऊँ और मुझे कुछ ना बचे तो मेरा एक फ्लैग मेरे साथ जुड़ जाए मेरे प्रोफाइल के अंदर, कि मैंने फलां मुल्क में भी स्टॉक भेजा है। ऐसे भी लोग हैं। प्लीज़ कंपनी बाहर भी रजिस्टर कर लेते हैं, फिर वो क्या जी, ज़्यादातर पैसा निकल जाता है एक वक्त के बाद। मैंने भी फार्मेसी वाले बहुत सारे लोगों मैन्युफैक्चर देखे, अब सबके बिजनेसेस बाहर हैं। यहाँ पे है एक पोर्शन, और वो बढ़ सकता था, वो बढ़ा नहीं, फिर उन्होंने वो बाहर बढ़ा लिया। फार्मा तो नहीं उन्होंने बाहर डाली होगी, बाहर की फार्मा में आप वो उस कमोडिटी की बात करें कि फार्मास्यूटिकल किसी और मुल्क में लगाना, आपको अंदाज़ा है इथोपिया की मिसाल के बाद कि वो फैक्ट्री वहाँ लगाना, यहाँ का ड्रग इंस्पेक्टर आके जो आपके साथ बैठ के खाना खा के आपको अप्रूव करके चला जाता है थोड़ी बहुत रेगुलेशंस के साथ। अभी यही फैक्ट्री उठा के मैं अगर सूडान लगाना चाहूँ तो पता चल जाएगा मुझे। तो वो वहाँ की रेगुलेशंस को मीट करना वो और चैलेंजेस हैं। It is always great to have your projects in your own country, in your own land, and we should encourage these things. एक्सपोर्ट क्या है? सर्विसेज और गुड्स आप प्रोसीड करते हैं और आप जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बिल्ट इन है। ग्लोबल मार्केटिंग क्या है? सेम प्रोडक्ट, दिस इज़ ग्लोबल मार्केटिंग। मेरे पास है, मेरा दिल किया है, मैं पाकिस्तान में बेच रहा था पेपर सोप, फर्नीचर, मैंने कहा जी बना बनाया है, ले लें। कस्टमर को प्रोफाइल बनाया, ई कॉमर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वो मेथड आगे आएंगे, उसके थ्रू मैंने भेजा। और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ पाकिस्तान में, जिस तरह के राइस मैं पैक कर रहा हूँ पाकिस्तान में, मैंने उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। एज पर द नीड ऑफ द कंट्री। नंबर 1 पे क्या किया? अपनी प्रोडक्ट ही जो पाकिस्तान में बन रही है बायर ढूंढा, भेज दिया। यहाँ पे क्या हुआ? आपके कस्टमर ने कहा कि मुझे ये बेड पसंद नहीं है, फॉर्म वाले व्हाटएवर फर्नीचर या ऑफिसेज या कौन था साहब, आपको आप में से कोई, सेलेस्ट, ओके। सो वो मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है। मेरे मुल्क के मुताबिक आप इसके अंदर चेंजेस इसलिए कर दें कि आपका मुल्क है 4 सीजन्स वाला और मेरे मुल्क में सिर्फ सर्दी रहती है 12 महीने। तो मुझे मेरी जो फर्नीचर चेयर्स आ रही हैं उसके अंदर ये वाला फोम लगा दें टू कीप अस वार्म, कीप अस मोर कूजी। ठीक हो गया? या कुछ भी और रिक्वायरमेंट जो उस कंट्री से आती है, एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। अभी मैं फार्मास्यूटिकल में कैम्बोडिया के लिए पाकिस्तान में हमारा बनता बनाया प्रोडक्ट, और उधर से रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी आपके मुल्क में जो 24 करोड़ लोगों को आप ये एंटीबायोटिक पाउडर बेच रहे हैं, उस पर आपने लिखा नहीं हुआ कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपने सिर्फ लिखा हुआ है स्टोर एट अ कूल प्लेस। तो वो कैम्बोडियन मुझे अभी मेरे से सीधा करा रहा है काम सारा कि जी मैंने DHL सैंपल कर दिए हैं, पैसे सारे लग गए हैं। वो कह रहा है कि सेंड मी दीज पैकेजिंग कॉटन्स एंड स्टिकर्स विद दिस मेंशनिंग ऑन दीज स्टिकर्स एंड कॉटन के 30C से नीचे रखें। एंड दूसरा क्या कि तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है मास फार्मा 17 किलोमीटर फिरोजपुर रोड लाहौर, पंजाब क्यों नहीं लिखा हुआ? हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कहा पाकिस्तान में वो जो जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ एंटीबायोटिक के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है वो, हम ये सेफेक्साइम स्प्रिल। अब मुझे उसके लिए
नाउ डेज आई एम टॉकिंग टू द वेंडर ऑफ द प्रिंटर, उसको मैंने कहा यार काइंडली ये कर दें, इसके अंदर 30C लिख दें और इसके अंदर आप ये लिख दें कि पंजाब पाकिस्तान और एंड, बस ये 2 चेंजेस करें 3 प्रोडक्ट के स्टिकर और आउटर कार्टन्स में, और प्लीज़ मुझे 60 पीसेस भेजें, मैं इमीडिएटली DHL कराऊं और वहाँ क्या हो मिनिस्ट्री के अंदर ये मेरी प्रोडक्ट जाए, रजिस्ट्रेशन के अंदर भी 6 महीने साल लगना है। अभी रेगुलेशंस इतना आपको बांध के रखती हैं, इट्स नॉट दैट ईजी टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग एन एक्सपोर्टर एंड देन डूइंग इट, एंड दिस इज हाउ वी प्ले with regard to this heading. And what? कॉस्ट के मुताबिक चावलों में भी कोई क्वालिटी होती होगी ना कि हाँ जी बहुत ज़्यादा, और ये किसी प्रोडक्ट में भी हो सकता है। सिर्फ आईटी की फील्ड में मुझे लगता है, मेरी बड़ी उसमें हम्बल सी नॉलेज है कि जो प्रोग्राम मांगा है वही प्रोग्राम देना है, लेकिन बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, हाउस होल्ड हों, कोई भी चीज़ें हों, आपका फार्मास्यूटिकल हो, FMCGs हों, कॉस्मेटिक्स हों, अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि जी मुझे टावल ले लें मेरे, आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन ओन्स अ फैक्ट्री ऑफ टावल इन फैसलाबाद, ही इज़ सेलिंग टू श्रीलंका, मैंने आई सेड कि ये क्वालिटी जो मैंने देखी ये एक्सपोर्ट के काबिल ही नहीं है, ये क्वालिटी तो पाकिस्तान में कोई ना ले। कहता जी वो जो मेरा श्रीलंकन बायर है वो ही वांट्स के पैसे इतने दूंगा पर टावल, ये साइज़ होगा, उसमें जो बनता है बना के दे दो। वो कहता जी ये यही बनता है जी, यही बनता है वो तो फार्मास्यूटिकल नहीं है ना, वहाँ कौन सा लैब टेस्ट होना है। उन्होंने कहा जी ये मुझे पसंद है, चूँकि बायर ने पसंद कर लिया है तो वो कह रहा है कि जनाब ठीक है बना दें, ये टावल $1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब वो कहेगा, ये तीसरा मॉडल कहेगा ठीक है यार, अगर मुझे बिजली के बिल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स और सारा कुछ मिला के मुझे ये 95 सेंट में पड़ रहा है, तो अगेन उसकी मर्जी है बेचारे की कि वो कहे कि जी मैं 5 सेंट में काम करने को तैयार हूँ। ये उसको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है या उसको इमेज ऑफ द कंपनी बढ़ता नज़र आ रहा है फ्लैग्स बनाने। आई एम स्पेंडिंग माई 11th ईयर विद दिस ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसका मैंने कार्ड दिया है। 3 लोगोज हैं, 5 कंपनियाँ हैं, 3 लोगोज हैं कार्ड पे, चूँकि स्पेस कम थी। 5 कंपनियों के लिए जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड, मैंने इन 10 सालों में 11वां साल शुरू हुआ है, एक एक करके हमने कंट्री का फ्लैग लगाया है। आगे कहीं बात आएगी, लेकिन मुझे अभी चूँकि डिस्कशन हो रही है, प्लीज़ अगेन एक और गिरा, नो कंट्री इज़ अ स्मॉल कंट्री, ट्रस्ट मी। I have my huge business in Sri Lanka of medicated cosmetics, सारे ही काले हैं, तो क्रीमें जा रही हैं, लोशंस जा रहे हैं, सनब्लॉक्स जा रहे हैं, ह्यूज। लेकिन मैंने इंसिस्ट कर करके मालदीव्स के अंदर ओपनिंग कराई है, डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा है मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए वहाँ से, एक दोस्त ढूंढो जो मालदीव में अपना एड्रेस दे और कुछ प्रोडक्ट तुमसे लेना शुरू कर दे, बिकॉज मालदीव सारा श्रीलंका से फीड होता है। लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे बताएं, इमेज एंड अ फ्लैग इन द प्रोफाइल ऑफ माय कंपनी। आगे हम प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाऊंगा, आज दिखाऊं या नेक्स्ट वीक। प्रिंटेड प्रोफाइल्स, गाड़ी में चीज़ें पड़ी हैं, मैं कंपैरिजंस करना चाहता हूँ, गिव अवेज का भी, आपका प्रोफाइल कंपनी का कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों का वो चाहे नेक्स्ट वीक वाली क्लास में करें। लेकिन क्या इन दैट प्रोफाइल ऑफ माई कंपनी एक एक करके अल्लाह ने कंट्री का फ्लैग लगवाया है, एंड नाउ वी आर इन टू 15 कंट्रीज इन दीज 10 years। एंड लकीली वी आर दैट वेरी कंपनी, फार्मास्यूटिकल में चाहे मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स ही कर रहे हैं, लेकिन वी आर दी ओनली एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग टू एंड रजिस्टर्ड इन UAE एंड सेलिंग इन सिंगापुर। वी आर दी ओनली एक्सपोर्टर सेलिंग आवर मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स टू नेपाल, मडगास्कर। ये ऐसे कुछ अल्लाह ने डिस्टिंक्शंस और वो तमगे दिए हैं कि वो किसी और के पास, जो 50 साल पुरानी कंपनीज़ हैं इस एक्सपोर्ट के अंदर, उनके पास नहीं था। अल्लाह ने हमारी मेहनत को थोड़ा रंग लगा दिया उसमें, वो कर तो सारा कुछ अल्लाह रहा होता है। तो ये आपके लिए ऑप्शन बची रहनी चाहिए हमेशा। एंड मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ डू इट इवन इफ़ योर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इज़ वेरी लो। ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे।
लार्जर है, इसलिए भी तो इम्पोर्टेंट है। 22-24 करोड़, ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है, चौथा 5वां नंबर एंजॉय कर रहा है दुनिया में आबादी के लिहाज से, लेकिन और भी लोग हैं, और भी खित्ते, और भी कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका है, CIS स्टेट्स है, जितने तान हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, हाँ जी, तो ठीक है वो पूरी फेडरेशन। और उधर आ जाएं तो आपके पास अफ्रीकन यूनियन में कितने मुल्क हैं? I think 56 53, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 53 में से सिर्फ एक कंट्री अफ्रीका में यूनियन का मेंबर नहीं है, बाकी आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है? 52 कंट्रीज़। लेकिन ये अफ्रीकन जब हम कहते हैं यूनियन, तो वो ये कदाफ़ी ने बनाई थी, तो इट इज़ अरब अफ्रीका एंड अफ्रीका, ये सारे मुल्क, इवन इजिप्ट इसमें शामिल है, अरब मुल्क, यमन, ये सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। 53 कंट्रीज़, कितनी बड़ी मार्केट है। उसमें क्या है, नाइजीरिया जैसा मुल्क, जहाँ पे आपको लगता है कि यार हम आबादी 22 करोड़ की करके सोच रहे हैं कि ये अभी तो जो हमने की है सारी कैलकुलेशंस, तो उसमें ये 22 करोड़ कह रहे हैं, 24 हो गई होगी, उधर वो 18-19 कह रहा है, तो वो भी 20-21 पे खड़ा है नाइजीरिया भी। 1 कंट्री आउट ऑफ दीज 53 कंट्रीज़। तो कैसे इग्नोर कर सकता है कोई इंटरनेशनल मार्केट को? इट इज़, ये भी एक सवाल रहेगा कि, और आई विश यू कुड आंसर दिस एंड वी कुड डिस्कस दिस। सवाल जवाब तो ये कोई इसमें काबिलियत वाला कोई हिसाब नहीं है। पहले पाकिस्तानी मार्केट के पहले एक्सपोर्ट? पाकिस्तानी मार्केट जी, जो कहता है पाकिस्तानी मार्केट हाथ खड़ा कर लें। अच्छा, पर्सपेक्टिव आपका इस क्वेश्चन का अगर पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए तो शायद मेरा ख्याल है हाथ कुछ नीचे भी चले जाए। हाँ, नीचे जाएंगे, अभी नीचे जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों? हम तो ये सोच रहे हैं कि पहले अपनी जरूरतें पूरी होंगी तो हम बाहर निकलेंगे। नहीं सर, हम अपने कस्टमर को जानते हैं, हम उन लोगों में रहते हैं, हमें पता है उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, तो उस हिसाब से हम अपने उनको जो है हमारे उनके कल्चर का इतना पता नहीं, या तो पहले उसको स्टडी करें, उसको पहले उनके बिहेवियर को करें, और उसके बाद तो वो तो हम 2 दिनों में कल्चर जान जाएंगे ना उनका। अभी फिर हम हाथ नीचे कर रहे हैं। यही टूल्स तो डिस्कस होंगे 2 दिनों में। अगर मेरे पास 2 दिन है, आज का और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, यही तो होंगे ये। लेकिन लाइक आई सेड, इस टॉपिक के ऊपर आप हफ्तों गुजार दें, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और इसमें इतनी डिटेल्स हैं कि ये, लेकिन मुझे लगता है, मेरी हम्बल फीलिंग है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड, कि फ़ोन साइलेंट कर लें अपने सारे। अच्छा, वो ये कि अगर मौका मिले, और आपको मौका सिर्फ ये कि गोद में नहीं आके गिर जाए, एफर्ट थोड़ी सी करके पहले कोई कंट्री खुल जाए तो क्या मसला है? You don't want to enjoy this feeling that I am an exporter and my product is available in a particular country. Why we have blocked? इसका मतलब है, ये जो सवाल का जवाब आया है कि पहले पाकिस्तान, तो ये वाले जहन तो कभी सोचेंगे ही नहीं कि कहीं पहले बाहर भी हो सकता है। मैंने 2-4 लोगों की कमोडिटीज़ जानने के बाद सबसे पहले क्यों पूछा अफगानिस्तान भेज रहे हैं? क्यों? बिकॉज आई नो मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल FMCG भी बहुत होंगी, जितना वहाँ पे आपका क्या है, ये रेड बुल क्या बोलते हैं उसको, रेड बुल को क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, कि इतनी बड़ी मार्केट है कि आपको समझ नहीं आती पैसा किधर से आ रहा है और ये ख़रीद किधर से रहे। गली नुक्कड़ पे आपको दुनिया जहान के, तुर्की के और कहाँ के एनर्जी ड्रिंक्स मिल रहे होते हैं। हम शायद यहाँ पे गुजरते हुए, ख़रीदते हुए सोचेंगे यार पता नहीं कितने का है एनर्जी ड्रिंक है खरीदने, और वहाँ पे कहाँ के वहाँ पे आए हुए हैं ओरिजिन के प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक के तौर पे और बिक रहे हैं। एंड आई बेट एंड आई नो मैनी कंपनीज इन फार्मास्यूटिकल एंड इन FMCGs जिनका पाकिस्तान में कोई नाम भी नहीं जानता, वो अफगानिस्तान कंटेनर्स के कंटेनर्स भेज रही हैं। तो क्यों? जितनी देर में हमने ये फैसला करना है ना कि मैं इधर सीधा पदरा हो जाऊँ, मेरा नाम बन जाए, उतनी देर में उसने 10 कंटेनर भेज के इधर एक और फैक्ट्री लगा लेनी है। सो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि गोद में अपॉर्चुनिटी गिरेगी आके तो मैं कहूँगा हाँ जी एक्सपोर्ट में ये कंट्री में खोल लूँ। वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स के कोई कंट्री भी खुल जाए यार।
मीनवाइल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपना ब्रांड बनाने के लिए पाकिस्तान में, अपनी प्रोडक्ट का कोई नाम और अपना कोई रेवेन्यू कमा के, जैसे वो चाह रहे हैं कि जी वो, और वो हमारे वो साथी भी जो चाह रहे हैं कि जी मेरे पास रेवेन्यूज़ जो हैं वो थोड़े श्रिंक्ड हैं। तो मीनवाइल व्हेन वी आर डूइंग दिस, वी शुड बी कंटिन्यूइंग आवर एफर्ट एटलीस्ट आफ्टर स्पेंडिंग दीज 2 days। हमें उन टूल्स के ऊपर साथ लेके अपनी प्रोडक्ट को डाल देना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ जी, एग्रीड। डोमेस्टिक का और हमारा, आपको पता है हमारा ग्रोथ रेट ही तो मसला है पाकिस्तान का, और डोमेस्टिक में आपको इंटरनेशनल ऐसे कंट्रीज़ मिल जाएंगे जिनका ग्रोथ रेट फ्लाइंग, दे हैव द मनी, दे हैव द ग्रोथ, GDP इज़ एक्सलेंट। सो इसलिए भी एक्सपोर्ट, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर, वन ऑफ द की फैक्टर। मैं जब तक ये प्रोडक्ट दुनिया में पाकिस्तान से बना के बाहर नहीं लेके जाऊंगा, मुझे ये पता नहीं चलेगा मेरे कंपेटिटर्स ये प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, मेरे से बेहतर है कि बुरी है, और इसमें इनोवेशन कहीं कर रहे हैं, कोई नई उन्होंने टेक्नोलॉजी इसमें इजाद कर ली है, फर्नीचर में कोई नई चीज़ आ गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी। तो एक्सपोर्ट में जाना आपको ये फ़ायदा देता है कि आपके अंदर एक वो अर्ज पैदा होती है कि, और नॉलेज बेस बढ़ता है कि जी मैं तो वो 5 साल पुराना फर्नीचर बेच रहा था, और मेरे चावल जो हैं वो मैं पुराने स्टाइल के थैले में पैक करके बेचता जा रहा हूँ, और वो तो मैं दुबई पहुँचा हूँ मुर्शद बाज़ार, तो वहाँ पता चला है कि जो बाकी 10 मुल्क हैं उनकी पैकेजिंग में क्या इनकलाब आ गया हुआ है। एंड FMCG के अंदर इवन केचप की बोतल के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई हुई है। मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स के अंदर जो सीरम्स बन रहे हैं, लोशंस, वो उनके अंदर क्या कुछ दुनिया में हो गया। अनटिल आई डोंट प्लान एंड आई डोंट वर्क हार्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, आई विल नेवर बी एबल टू नो दिस। It is easy to gauge your competition which is at par with you. पाकिस्तानी कंपनी के कंपटीशन को देखते हुए, ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसको कंपटीशन समझ लूँ ये ब्राउन वाले ब्लॉक को, और आराम से फेंक दूँ, और मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन वहाँ पहुँचा हुआ है, और मैं समझूँ कि मैं तो ये कभी वहाँ फेंक ही नहीं सकता। मैं इसके लिए प्लान नहीं करूँगा, मैं इसके लिए एफर्ट नहीं करूँगा, मैं कभी ये नहीं कर सकूँगा। लेकिन करेंगे क्यों नहीं? हमें इवन अपने मसल्स के ऊपर ही अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लेके जाना पड़े, हम लोग लेके जाएंगे, और हमें इसके लिए दिन रात प्लान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आपको इनोवेट करता है, आपको इनोवेशंस के लिए मजबूर करता है एक्सपोर्ट करना। जब आप एक्सपोर्ट सोचते हैं, इनोवेशन मजबूर करता है आपको कि जी बाकी प्रोडक्ट को कम्पीट करना है तो इनोवेट करेंगे। मैनी चैलेंजेस, मैनी। क्या आता है चैलेंज? मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोकल मार्केटिंग हेड से, जो मेरे ग्रुप के अंदर लोकल 5 कंपनी है, तो हर कंपनी का एक लोकल मार्केट, मैं अपने प्रोफाइल में 5 कंपनियों को देख रहा हूँ, और लेकिन एक्सपोर्ट देख रहा हूँ। वो हर कंपनी का जो हमारा हेड है, तो उनको मैं कहता होता हूँ, भाई यहाँ आपको लगता है कंपटीशन बहुत टफ है, मार्केट बहुत टफ है, ज़ुबान एक, कल्चर एक, कहीं कहीं वेरी करता है सूबे के हिसाब से, मज़हब एक, फूड एक, रिवायात एक तरह की, इंटरनेशनली इट्स अ बिग चैलेंज। लेकिन अब अगर आप और मैं इस चैलेंज से गुजर जाएं, तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो के पैसा जेब में आना तो एक बात होगी। एक, ट्रस्ट मी, आप जब इस प्रोसेस में पढ़ेंगे ना, और अल्लाह आपको प्रैक्टिकल ट्रैवलिंग में लेके जाए, आपका पहला सफ़र
अगर कुछ गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हुए आप उस ट्रैवलिंग को उस गाइडलाइन के ऊपर लेके चलें, उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ट्रैवल करें, आपको ऐसा पॉलिश कर देगा कि आपके जैसा 3 महीने के बाद आपको कोई मिलेगा ना, पहचानेगा नहीं। अगर आप ट्रैवलर हैं, अल्लाह करे आपकी प्रोडक्ट इतनी ऊपर जाएं, आपके पास इतने रेवेन्यूज़ आएँ कि आप दुनिया में एग्जीबिशंस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कस्टमर्स को मिलने के लिए रेगुलर ट्रैवल करें। जो ही आपने 3 महीने में ये फेज़ गुजार लिया, आपको लोग पूछेंगे कि यार ये तब्दीली कहाँ से आई है। सर मेरे लिए तो फिर जितने आप चैलेंजेस बता रहे हैं, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। आसान से मुराद मुझे तरीक़ाकार का नहीं पता कैसे भेजना है। अब स्पेन में एक लड़का लेके गया, वहाँ पे उन्होंने वहाँ की ख़वातीन से तर्जुमा करवा के इसकी वीडियो बनवाई। ठीक हो गया जी। नेपाल से मुझे कॉल आई है कोरोना में, वो कहते हैं कि आपने ऐसी चीज़ बनाई है कि अगर कोरोना में कोई बंदी ना होती फ्लाइट पे तो हम इधर आते। चाइना से, हांगकॉन्ग से, ये तब हुआ जब आज़ाद चाय वाला ने मेरे साथ वीडियो बनाई। जी जी। तो इतने चैलेंजेस मेरी प्रोडक्ट को नहीं है, लेकिन मुझे तरीक़ाकार का नहीं पता कैसे भेजें। मैं कहता है खुद ही भेजेंगे तरीक़ाकार इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इंशाल्लाह ये 2 दिन गुजारते हैं, उसके बाद उसके बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज हाजिर है सर। मैं हाजिर हूँ, ज़िंदगी रही तो मैं हाजिर हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू गॉट मी माय सेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर में हाजिर हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जब जितना ये बैठक होगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसी प्रोडक्ट बनती। हाँ, दिस इज व्हाट डिफेंस में आए, मिलके गए कि यार आप ये सुनना तो सबसे खूबसूरत बात है जी। जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए लोग सोचते हैं, उससे ऑपोजिट सोचने पे मजबूर करना है हमने एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर इंशाल्लाह। डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, इवन देयर आर डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसमें मार्केट की ग्रोथ बहुत स्लो है, और आप जाके खामोशी से बीच में एंटर हो सकते हैं और उसकी ग्रोथ का हिस्सा लेके बगैर नोटिस कराए, इससे पहले कि कंपटीशन जाके आप अपनी साबुन बेच के, चावल बेच के बाहर आ जाएं, इससे पहले कि वो कोई रिबटल करे कि जी ये तो नया कंपटीशन आ गया, इसको। इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है, ये कोविड का भी इम्पैक्ट है जी। क्लियरली नज़र आ रहा है जी सर। पाकिस्तान कहीं ये 2.6 2.6% ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आई सेड, चाइना तो हमें हर जगह भी मार मारता है, इंडिया भी फार्मास्यूटिकल में भी, बाकी चीज़ों में भी उनकी कॉस्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं पहले वो साहब उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था, क्या मैं छुप के बैठ जाऊं? अगर चैलेंजेस हैं और मैं एट पार नहीं हूं तो मैं छुप के बैठ जाऊं, प्रोडक्ट नहीं बनाऊं, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ना करूं, बाहर क्यों ना निकलूं मैं? मुझे डर किस चीज़ का है? कोई मेरे से कंटेनर उठा के थोड़ी ले जाएगा, मुझे वारा खाएगा तो मैं बेचूंगा ना। उस वारा खाने से पहला चैलेंज और पहली खुशी मुझे रिसीव तो करने दें कि मेरी प्रोडक्ट पसंद आ गई है। मैं उधर भी नहीं पहुंचा हूं और मैं सोच रहा हूं कि जी प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो, और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी, और मैं पाकिस्तान में पैसा ले आया तो। सो प्लीज़ थिंक ऑपोजिट टू दिस। इट्स अ चैलेंज, बट इट्स अ ब्यूटीफुल चैलेंज जिसके क्रॉस एक बड़ी खूबसूरत मंजिल है। व्हेन यू बिकम एन एक्सपोर्टर, मैं आपको बताऊं, व्हेन यू बिकम एन एक्सपोर्टर, तो आप अपने लिए वो सर्विस कर रहे होते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ की खिदमत कर रहे होते हैं, आप अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं, और पता नहीं कितने और ख़ानदानों का रिस्क आपके उस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के साथ जुड़ जाता है। सो इतने बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर सोचना है हमें। इस तरह सोचें दायरे में, तो फिर वही दायरा मेरी ज़िंदगी है, वही मेरी यूनिवर्स रहेगा। सो आई हैव टू थिंक बिगर टू अचीव। व्हेन आई अचीव बिग आई विल बी सेटिस्फाइड, और बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। सो हमने, अल्लाह करे, अल्लाह हमें तौफीक दे। ये तो पहला पानी का, बारिश का कतरा है। दिस इज़ नथिंग, जो एफर्ट हम कर रहे हैं। आपका टाइम कीमती है आप लोगों का।
अल्लाह करे हम इस ग्राफ को चेंज करें, इनोवेशन और कंपटीशन इंक्रीज होता है, इनोवेशन भी आपको करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की। कम्युनिकेशन का बहुत रोल है एक्सपोर्ट के अंदर। कैसे कैसे लैंग्वेज एक हो जी, बैरियर तो है ही। चले अंग्रेजी समझ लें, सब अंग्रेजी समझ रहे हैं, बीच में वैसे कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिसके लिए मैं और मेरे कोलीग्स पेट पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये अंग्रेज़ी जो सूडान वाला बोल रहा है ना, उसका जब मैसेज आता है तो हम पहले ही हंसना शुरू कर देते हैं कि यार ये अब जो अंग्रेज़ी है ना, इसको समझना भी एक काम होगा, एंड देन उसके बाद जो है वो, बट यू सी उनकी हमारे भी मदर लैंग्वेज नहीं है जी। उसमें इंटरनेशनल देखिए, इंटरनेशनली तो ये कम्युनिकेशन का इशू है ही है। हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है ना, वो जी। इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज में आप चले जाए तो उनकी अपनी लैंग्वेज है। जी ऐसे ही डेफिनेटली वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि हर कंट्री की एक अपनी अलग मैं जब ये बात कर रहा हूँ, मुझे लगा, मैंने तो वैसे ही वो मिसाल दे दी एक डिस्ट्रीब्यूटर की अपने की, वो आजकल उससे कम्युनिकेशन हो रही है बड़ी फ्रीक्वेंटली, लेकिन मेरा मतलब कहीं भी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। मैं ईमेल लिख रहा हूँ जब, और अगर इमेजिन मैं उसको मिला नहीं हूँ कभी, तो मुझे कितना क्रिटिकल होना पड़ेगा सोचने के लिए कि परली तरफ कोई मेल फीमेल किस डेजिग्नेशन का बंदा बंदी बैठे हैं और मैं उनको अपना वो कर रहा हूँ कम्युनिकेशन। एंड इसको कोई प्रॉब्लम है? ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन मीन्स क्या क्या, अब तो बहुत सारे मीडियम जी, बहुत सारे मीडियम्स अब तो अवेलेबल हैं, लेकिन कर लो बंदा वो face जी हो गया, लेकिन देर आर कंपनीज जो आपको कहेंगी, और वाकई कहेंगी, मैं आपको बता दूं कि जी वॉट एवर वी डिस्कस्ड काइंडली सेंड अ मेल अबाउट व्हाट वी डिस्कस्ड। फिर क्या करेंगे? मेल लिखनी पड़ेगी। मेल लिखते हुए आपको ये सारा एहतराम चीज़ें, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू हैव योर रिटन कम्युनिकेशन। और आजकल के दौर में जितने कम्युनिकेशन के बाकी टूल्स आ गए हैं, what do you think sending a voice note on WhatsApp at 3 a.m. to a country, is it okay? Never do this. वो ये कम्युनिकेशन की टाइमिंग, तरीक़ाकार, वो किसी भी तरह से हो, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हों आप, व्हाट्सएप कर रहे हों आप, इंस्टा के ऊपर जो भी आपका मीडियम है, ईमेल्स लिख रहे हों, कॉल कर रहे हों, एसएमएस कर रहे हों, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, बिकॉज लिखते हुए ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हम अपने कल्चर में ओके समझ रहे होते हैं, दूसरे के कल्चर में वो चीज़ें लिख देना बहुत बड़ी बात होती है। वो आपको उस एक लाइन पे पकड़ लेगा कि ये क्यों लिखा, यू सेड दिस but I am not expecting from your side to write me this thing। तो क्यों? वो हमें लग रहा था कि जी वो cousins नाल पैना भरावां नाल, you know, we communicate like with our sisters, relatives, brothers, with our friends here and with our colleagues। इधर आ जाएं, चलें, कोलीग्स के साथ तो हम ऐसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। मैंने अपनी फ़लाँ कोलीग को वो मेल डाली थी, उसने तो इस वर्ड पे बुरा नहीं मनाया, एंड वी थ्रो दिस सेम ईमेल पैटर्न टू इंटरनेशनल बायर and he says no, because he has got some international standards। मेरी ट्रैवलिंग उतनी नहीं होगी जितनी शायद उसकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी, उसका एक्सपोजर होगा। he knows the international standards of communications and do's and don'ts, which मुझे और आपको सबको लर्न करने चाहिए। इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म के इस पे डिटेल में बहुत ज़्यादा को बात करें। क्या स्किल्स? कंपटीशन इनोवेशन पे एक सवाल कर सकते जी, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो इनके लेंडर ऑर्गेनाइजेशन है IMF, जी जी, रिसेंटली अभी आप लोग फेस करेंगे a lot of capital flight और भी कुछ उसमें मैंने कैपिटल फ्लाइट के फिगर्स देखे थे। अब जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आके यहाँ इन्वेस्ट करती है, तो वो बाहर से कुछ फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो अपने टर्म्स पे आते हैं मोस्टली, और वो यहाँ से जो पैसे कमाते हैं वो टेक बैक टू देयर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे एज एन अगर एक यहाँ पे एंटर होता है कोई,
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के फिर ये जो फार्मा कंपनीज हैं ये इनोवेशन और कंपटीशन के लिए बायोटेक और बहुत सारे इस तरह की फंडिंग करते हैं, जो कि इनके इन्वेस्टर उसका ट्रेंड होता है, इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ हो गई तो वो चर्न अपना निकाल लेता है बीच में से और वो मार्केट में फ्लोट पेटेंट्स के साथ हो जाता है। अब एक इन्वेस्टर जो यहाँ पे जिसको कैपिटल फ्लाइट का प्रॉब्लम होगा, कैपिटल लॉक हो जाएगा, दूसरा इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके निकाल लेगा। क्या हम कम्पीट और इनोवेट कर सकते हैं अगर हमारे इतना नैरो मार्जिन मिले, फिर वो इन्वेस्टर भी हमें नहीं मिलेगा। एक बात है, वही इन्वेस्टर किसी और रीजन में चाह रहा यहाँ पे नहीं होगा, तो हम फिर किसी और से लेकर रेप्लिकेट करेंगे, हम कम्पीट और इनोवेट नहीं कर सकेंगे अगर हम किसी न किसी तरह उस ब्रैकेट में नहीं आते कि हम कम्पीट या इनोवेट कर सकें। फार्मास्यूटिकल में इनोवेशन पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है, सोचना भी वक्त और पैसा ज़ाया करने के बराबर है, छोड़ दें। बाकी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेट करना और फ्लाइट जो हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट की, और वो डू यू थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ एक्सपोर्ट? मुझे लगता है कि ये कोई आए सोचे मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करना, वो तो इन्वेस्टमेंट लाने वालों को चाहिए कि वो सोचें जो गवर्नमेंट के इदारे बने हुए हैं। और मैं चाहता हूँ मैं फोकस रहूँ इस चीज़ पे कि हम अपनी प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स, पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट टीजिंग रहेंगी, इकॉनमी हमारा जीडीपी कहाँ खड़ा है ये टीजिंग रहेगा, ये चैलेंजेस रहेंगे, और ये तो फिर वो वाले फिगर हैं जिस पे आपको अपने ताले तुले लगा के बंद करके सब कुछ बैठ जाना चाहिए। एंड लाइक हमारे ये दो कोलीग्स बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, इनकी इंडस्ट्री में और बहुत सारी इंडस्ट्री में मसला इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर का तो है ही नहीं। सो वुड बी ग्रेट इफ़ वी फोकस ऑन दैट आई हैव अ प्रोडक्ट और मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करूँ। प्राइवेट बिजनेसेस भी इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं विदाउट गवर्नमेंट नहीं करते जी, बिल्कुल करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सेड, चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं ये सारे जिससे इन्वेस्टर नहीं आना चाह रहा, बट इज़ इट इन माई कंट्रोल? नो। So I would love to focus on something which is in my control. In my control is that I should create a beautiful product. I should create a scenario where I find a buyer outside. और मुझे 4 आने भी बच रहे हैं तो विन विन सिचुएशन पे मैं उसको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करूं, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की प्रोडक्ट, पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान का नाम किसी तरह तो बिस्मिल्लाह करके, और पहले बहुत सारी जगहों पे जा रहा है और बढ़े, और मैं इन सारे चुभते सवालों से बाहर आ जाऊं कि इकॉनमी और इन्वेस्टर भाग रहा है। ये वो जितने मुल्कों ने रेवोल्यूशन किया है इकॉनमी के अंदर, उन्होंने थोड़े से स्टार्ट किया है लेकिन एक्सपोर्ट से स्टार्ट किया है। इंपोर्ट बच्चा अब तो जान गया न्यूज़ हेडलाइन सुन के, इंपोर्ट कम होगी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क सही होगा। सो आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट आई हैव, आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट आई कैन सेल इन इंटरनेशनल मार्केट। क्रॉस कल्चर नॉलेज आपके पास आ जाती है किस चीज़ की? कोई भी कंट्रीज चुन लेंगे, कोई एक भी अपनी प्रोडक्ट के लिए, क्या आ जाएगा? प्राइसेस आ जाएंगी, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसी चल रही हैं वो आ जाएंगी, हाँ जी, और उनका कल्चर कैसा है, प्लेस कैसी है, वो मोशन कैसे कर रहा है वो कंट्री, ठीक है जी, वो सब आ जाएंगे। ये तो गुरूज के पढ़ाने वाले काम है, मैं तो एवं इसमें पढ़ गया हूँ। ये मार्केटिंग 7 P's वाले की बात कर रहा हूँ। Yeah, you need to make decisions. In export especially this implies. You need to make a decision today or whenever you wish. मुझे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, जो मैं बना रहा हूँ मुझे एक्सपोर्ट करना है। डिसीजन करेंगे, उस पे चलना शुरू कर देंगे, थिंग्स विल चेंज। यार लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले भी बात हुई है इस पे। ये निगोशिएशंस, कैसी निगोशिएशंस होती होगी एक्सपोर्ट के अंदर? सबसे ज़्यादा प्राइस पे ही करते होंगे जी,
प्राइस, क्वालिटी और पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, नीड्स timelines, rate. फ्रेट को मोस्टली वो कहते थे जी प्राइस के अंदर ही जब निगोशिएट कर रहे होते हैं। सो इन सब में क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया? क्वालिटी, तौलिया बेच रहा था Price. Numbers, cost. टाइम द प्राइस, द प्राइस, मैंने सबसे पहले ये किया। वी ऑल सेड इट, द प्राइस। क्योंकि इसी पे सारा गेम है ना सर लाइफ का। सो नेगोशिएशन होती है इसी पे। बट while you are negotiating the price, what tools you can use to have a good price? क्या हथियार मेरे हाथ में हों कि मैं अपनी प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा एग्री करा लूं जब मैं टेबल पे बैठा हूं किसी और मुल्क में? Quality, communication, My communication and कन्विंसिंग पार्ट। great, after sales services. yes, और अगर हम सेल विदाउट सेलिंग करना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से हमने प्रेजेंट किया कि आपकी ज़रूरत है लेना, ठीक है ना, इसमें आपका प्रॉफिट है, मैं नहीं बेच रहा, मैं आपका फायदा कर रहा हूँ, आप इसको खरीद रहे हैं। Number of customers and diverse market. हाँ यानी उसको बायर को मार्केट दिखाने की बात कर रहे हैं उसके मुल्क में। अगर वो प्रोडक्ट ले ले हमसे तो अपने मुल्क में क्या इस तरह क्या चाह रहे हैं? नंबर ऑफ कस्टमर्स, If I'm selling to 4 customers and I have a single cake, अगर मेरे पास 10 कस्टमर हैं तो मैं उसकी प्राइस बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास माल एक हद तक है। अच्छा, तो fine. मैं clear करूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो वो आ जाता है इसमें दैट आई गिव अ सोल डिस्ट्रीब्यूशन टू 1 पर्सन या 5 पर्सन या 10 पर्सन्स। कोई मुझे कहता है मेरे मुल्क में मेरे अलावा कोई नहीं खरीदेगा ये प्रोडक्ट, तो फिर वाकई मैं नेगोशिएशन में कहूँगा कि अच्छा ठीक है चलें फिर मेरी टर्म्स होगी। अगर वो कहता है कि वो अगर वो मेरे वाली टर्म्स पे प्राइस पे नहीं आता तो फिर मैं कहूँगा ठीक है, एग्रीमेंट में ये भी नहीं लिखा जाएगा दैट यू आर द सोल एजेंट, देयर विल बी 5 मोर। सो उस पे वाकई उसको लगेगा कि प्लीज़। तो एक और चीज़, एक हमारी प्रोडक्ट में मिशन होना चाहिए। पाकिस्तान में शायद, लेकिन बाहर के लोग मिशन को ना काफ़ी यानी कि अप्रिशिएट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक मिठाई बेच रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मेरा काज है कि मैंने ना डायबिटीज़ फ्री मिठाई बेचनी है और जो डायबिटीज़ फ्री नहीं है मैं उसको सेल नहीं करूँगा, तो एट द एंड वो बंदा लेकर अपना पागल ही लॉस करवा रहा है। लेकिन एट द एंड जब वो आप कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में एक मिशन है हमारा, तो वो एक ज़्यादा सेल और लोग फीचर ऑफ कोई डिफरेंट फीचर, यूनिक फीचर, ये गुरुज पढ़ाएंगे आपको जी। मैं तो मजदूर बंदा हूँ, अपने उस पर रहता हूँ। ये तो फीचर्स, बेनिफिट्स, मार्केटिंग कैंपेन्स, यू नो, सॉरी, Visionary चीज़ है। yeah, it's a bit of visionary and the mission statements and all that. This is something this can work at times. Specifically उसके ऊपर Yeah, बात- because you see what पाकिस्तान की मोनोपोली किन प्रोडक्ट्स में है एक्सपोर्ट में? प्लीज, Rice, yeah, salt, सब फ्रूट्स में भी है। yeah, citrus, mangoes, yeah, और भूल रहे हैं दो चीजें, लेदर 5, 1 more, yeah, स्पोर्ट्स गुड्स 6, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 7, और कुछ ये जी टेक्सटाइल हो गया। ये यहाँ क्या होगा? You are the boss and you are in a position to negotiate like anything. But the unfortunate part, इससे लिंक कर दूं अगर रहा ये है कि पहले तो वो जो थर में बंदी बैठी वो बिस्तर का चादर बना रही है ना, डिफरेंट टुकड़े जो खाना बदोश बनाते हैं, वो भी एक्सपोर्ट का आइटम है। मैं आपको बताऊं, रिली ये सब जैसे बड़े बिकते हैं। हाँ, ये तो हम पढ़े लिखे लफ्ज़ों में कह रहे हैं ना। व्हाट आई मीन टू से, एवरी प्रोडक्ट इज़ अ पोटेंशियल प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। पैरिशेबल ना हो, वो बाद में आ जाती हैं, अगली सेंसिटिविटीज़ आ जाती हैं। फ्रूट है, पैरिशेबल होगा, पेस्टिसाइड टेस्ट होंगे, क्या होगा, वो उसमें जाते हैं। आसान प्रोडक्ट पहले पकड़ लेनी चाहिए, कम वज़न वाली पकड़नी चाहिए, कम ज़्यादा डायमेंशन वाली नहीं, ये तो बेसिक्स हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट जो हमारे पाकिस्तान में बन रहा है एक्सपोर्ट के काबिल है, जी सर। उसके पीछे एक एक्सपोर्ट का प्लान होना ज़रूरी है।
चादरें भी बन रही हैं। अगर बनाने वालों को नहीं पता तो हम कहीं चले जाएं और उसको कहें कि जनाब मैं आपसे ख़रीदूँगा, और वो प्लान हमें पता है, उनको ना बता दें, बता भी दें 100 बिस्मिल्लाह, यू नो व्हाट, मैं आपसे इतने में ले रहा हूँ, अब मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने, चलें जी उठाएं सामान। एक्सपोर्टेबल फार्मा में बहुत ही मुश्किल लॉज हैं कि आपको अल्टीमेटली, एक और बात बता दूं, जो आप में से, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जिन्होंने कहा है कि वो या तो जॉब पे हैं या अपना कुछ एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर किसी और का, जो आपकी अपनी फैक्ट्री, आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, किसी और से लेंगे, पाकिस्तान का कल्चर क्या है? वो कीमतें बढ़ा देता है जब आप एक दफा। ओ हाँ, वो तो पता चलना है उसको, तो उसने कहना अच्छा, और ये होता है, ये हो रहा है। आई हैव बीन गेटिंग फीडबैक्स एंड प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, और वो मुझे वो प्राइस बताता है जो वो शायद उतने से कम में एक्सपोर्ट कर रहा है कहीं। वो समझता है कि पता नहीं इसने कितने में बेच देनी है आगे। लेकिन एक और चीज़ क्या होती है जी, ये भी ले जी कितने पैराए निकलाने हैं जब तक आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना, वो प्राइस बढ़ा के देगा, क्वालिटी में आपको मारेगा, डिले करेगा, ओहो इस पे। एंड दी मेजर ऑन टॉप ऑफ दिस क्या, आपके कस्टमर से सीधा हो जाएगा। 2 शिपमेंट जानी है आपकी, 1 या 2 मैक्सिमम, शायद 1। और फार्मास्यूटिकल में तो ऐसे होता है कि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, आई एम अ मार्केटियर, इनके पास फैक्ट्री है, इनको पता नहीं है एक्सपोर्ट कैसे होनी है, ये पाकिस्तान में 20 साल से बेचती जा रही हैं, मैं इनके पास गया 21वें साल, आई हैव अ कस्टमर, मेरे पास आपके ये प्रोडक्ट का ऑर्डर है, मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैंने इनको प्राइस नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, मैंने इनसे प्राइस एक एग्री की, कितने में बेचूंगा ये भी नहीं बताया, मैंने इनसे टाइम के ऊपर स्टॉक भी ले लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल में क्या होना है कि मैंने जब NOC लेना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और एक्सपोर्ट फॉर्म, दोनों के बगैर चूँकि मेरी शिपमेंट नहीं जानी दूसरे मुल्क, तो मुझे इनको बताना पड़ेगा कि मेरा बायर और उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। सो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, बिकॉज कोई हज़ारों में से कोई एक होगा जो कहेगा कि नहीं यार ये इसका रिस्क था, इसकी एफर्ट है, लेट देम एंजॉय दिस एंड आई विल नॉट इंटरफेयर। बट दी 99.9% पीपल, मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री ऑनर्स, फार्मास्यूटिकल में या कहीं भी, मैं समझता हूँ बाकी जगहों पे भी होता होगा, दे विल बी डायरेक्ट टू योर बायर्स। और क्या कि आई सॉ दी, चूँकि वो इनवाइस भी सामने आ जाएगी कस्टम्स में सारा कुछ, सो इफ़ ही इज सेलिंग यू दिस प्रोडक्ट इन $1, आई कैन ऑफर हाफ अ डॉलर। तो मैं परली तरफ बैठा हूँ, तो मुझे क्या मसला है कि मैं $1/2 पे ओके ना करूँ। ओपन मार्केट में तो ऐसे ही होता है। सर, Open आपके market? lecture के बाद फिर मैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दूँ, बड़ी अच्छी सी। प्लीज़ सर मेरे ब्रदर ने स्टार्ट किया टी-शर्ट्स का काम एक्सपोर्ट में, और उन्होंने, कराची में हम लोग रहते हैं, मतलब बेसिकली हमारा बेस कराची है, तो रेक सेंटर में बहुत अच्छे टी-शर्ट्स के आप उनको हर दफ़ा बताएंगे कि हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए। उन्होंने फैसलाबाद से स्टिकर वाली मशीन ली, अपने डिज़ाइन क्रिएट की, क्योंकि आप अगर किसी का डिज़ाइन चोरी कर लेते हैं तो इंटरनेशनल आपका बैन कर दिया जाता है। उन्होंने अपने डिज़ाइन बनाए, उसको स्टिकर बनाया और अपने टी-शर्ट्स लिए, उसको एक्सपोर्ट किया। माशाल्लाह दे आर एक्सपोर्टिंग UAE और UK। अपना अकाउंट्स वहाँ खोले, वहाँ अपना बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें। ठीक है। तो उससे फ़ायदा, उस जो इनका जो मैन्युफैक्चरर था उसने कभी इस बात पे नहीं किया, क्योंकि वो अपने ब्रांडिंग के साथ जा रहे हैं, उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, मैंने फिर भी शुक्र करें कि बदनीति उसके अंदर आई नहीं है, चाहे अपना डिज़ाइन, अपना ब्रांड। वो कैसे बर्दाश्त कर ले कोई कि यार मेरी फैक्ट्री, मेरी प्रीमिसेस यूज़ हो रही है, ये दिरहम और वो दिनार कमा रहा है, और मैं बीच में आई एम गेटिंग व्हाट इन पाक रुपीज़, और वो भी 200 रुपये एक टी-शर्ट का, और ये बेच रहा है 1200 रुपये में। रीजनल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग टू अफ्रीका फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ जी, तंजानिया में, नाइजीरिया नहीं कह रहा हूँ, अभी नाइजीरिया तक नहीं पहुँचा हूँ, तंजानिया में गाड़ी का शीशा नीचे है और मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरे लेफ़्ट राइट 2 लोग बैठे हैं और मेरा फ़ोन स्नैच हो सकता है। मैं पिछली सीटों में 3 लोगों के बीच में बैठा हूँ, मेरा फ़ोन स्नैच हो सकता है खिड़की में से। रीजनल नॉलेज तो ये भी है।
सर यानी ये कराची वालों से भी तेज है। फेसबुक पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी देखी है, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। सो हम नॉर्मली मैं इन इस टाइम में कोशिश करेंगे हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे चीज़ों पे बात करें। नॉर्मली क्या है, अगर कोई मैं बहुत मिस करता था इस चीज़ को, एक्सपोर्ट की बात होती थी तो साथ ही इंपोर्ट की शुरू हो जाती थी। मैं क्यों उसको इन चीज़ों को इसीलिए फोकस रखना चाह रहा हूँ। और मैं समझता था कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये क्या है, खाली एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एक्सपोर्ट सेल्स क्यों नहीं, खाली एक्सपोर्ट क्यों नहीं। उसके अंदर भी जब एक्सपोर्ट की बात शुरू होती है तो एक चीज़ नोट कर लें, इनको टर्म्स INCOTERMS टर्म्स। कोई नालायक बच्चा साइंस से जितनी नफरत करता है, मुझे इनको टर्म्स से उतनी नफरत है। ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई एक्सपोर्ट सिखाते वक्त ये पढ़ाना शुरू कर देना, तो जैसे बचपन में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा के बच्चे को बचपन से ही बागी कर देते हैं, सारी ज़िंदगी पढ़ाई की तरफ नहीं आता, ये हो जाएगा उसके साथ। जो मोस्टली हमारे साथ इंग्लिश ने की है। we need to discuss the practical way of कि मैंने वहाँ से प्रोडक्ट लेके दूसरे मुल्क कैसे जाना है, कैसे रिजल्ट लेने हैं, कैसे बिजनेस लेना है, हमें इस पे बात करना है। Only last night I was discussing this particular design of subject and topic and course with one of my teacher। एक्सपोर्ट के टीचर नहीं है, मैंने लोकली जब मैं सेल्स में था तो वो मेरे सीनियर थे, वो अब ट्रेनिंग में भी हैं। और एक कराची में अभी वो एक अच्छी कंपनी में फार्मीवो में एज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेड लगे हैं। ही नरेटेड इन द लास्ट इवनिंग कॉल के राशिद ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए। मैंने उन्हें एक्सक्यूज़ करते हुए कहा, सर वेरी हम्बली कैन आई ऐड समथिंग, मेरे उसमें क्या बात मैं करने चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मैंने उसका कंटेंट बनाया हुआ है। उन्होंने जो 10 चीज़ें कहीं कि ये उसमें इनको टर्म्स भी, कस्टम ड्यूटीज़, हाँ जी, वो फ्रेट के साथ कैसे, फ्रेटर कौन होना है और उसकी वो क्या और क्या होती हैं, इकरार ऑपरेशंस तो आप देखते हो यार, इज समथिंग विच आई डोंट नीड टू नो, विच आई लिटरली डोंट नीड टू नो। मैंने सिर्फ एक उनको बात कही और ये मैं डिस्कस करना ज़रूरी क्यों समझ रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जुमला जो मैं बोलने लगा हूँ। इफ़ आई हैव अ प्रोडक्ट एंड आई नो हाउ टू एक्सपोर्ट, तो मैं इस टेक्निकल इनको टर्म सिर्फ पढ़िएगा, आपको अगले 10 सालों में मुझे नहीं लगता कोई जीनियस ही होगा, समझ आनी मुश्किल, याद रखना क्या क्या होता है इनको टर्म्स, और ये क्या 3 FOB क्या होता है, CAF क्या होता है, CNF क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अपने प्रोफेशन में सीट पे बैठ के मैंने उन्हें कहा, सर विद पार्डन आई बैक टू से कि ये 25,000 रुपये में मैं कोई क्लर्क या 20,000 रुपये रख लूँ ना, वो मेरा ये काम कर देगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं एक्सपोर्ट ना सीखूं, एक्सपोर्ट मार्केटिंग ना सीखूं और मैं बस इसमें लग जाऊं कि वो फलां LC खुल गई तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं पेमेंट भेजना चाहूँ या मंगवाना चाहूँ तो मेरे साथ बैंक क्या करेगा। मैं आपको टिप दूँ, इट इज़ एज ईज़ी कि मैंने लाइफ में अभी तो मेरे कुलीग करते हैं सारा, मैं कोई ना हो ना मेरे पास और मुझे ये काम नहीं आता, तो व्हाट आई डू सिंपली, मैं फॉरवर्डर को बुलाता हूँ, कहता हूँ ये मेरे लेटर हेड्स हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मुझे बताओ और क्या चाहिए, मेरा स्टाफ रेडी कर देगा। अब दोबारा मुझे फ़ोन ना आए, स्टॉक फलां जगह पड़ा है, उठाएं शिप कर दें, एंड दे डू इट, दे डोंट मेक। एक बहुत बड़ी कंपनी ने क्या किया, बहुत बड़ा नाम फ्रेट फॉरवर्डर में, अभी जिससे काम करें उनको कोई नाम भी नहीं है, लेकिन वो बंदी हैं, उसकी ऑनर, शी हैज़ अ कैन डू एटीट्यूड, वो सही मर्दों की तरह उसका स्टाइल है काम करने का, उससे काम कर रहे हैं। फॉरवर्डिंग में मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ी कंपनी, और फ़ोन्स आ रहे हैं, शिपमेंट देने की गलती कर ली, फ़ोन आ रहे हैं जी वो आपके इनवाइस के ऊपर कॉमा नहीं डला हुआ, तो वो फलानी जगह फुल स्टॉप डालना था, वो नहीं डला हुआ। वो मेरा लास्ट असाइनमेंट था उनके साथ, नंबर 1। एंड फॉर बैंकिंग, जिससे आपने जहां अकाउंट खुलवाया है, जहां जो कि खुलवाना पड़ेगा, आपको NTN लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में ये बात आएगी, आपको चैम्बर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। विदाउट दीज थिंग्स यू कैन नॉट बी एन एक्सपोर्टर। ये सारी चीज़ें उसमें बैंक की तरफ चले जाएं तो ये ज़्यादा डराता है ना, फाइनेंस, स्टेट बैंक रूल्स क्या करेंगे।
जिसको अकाउंट दिया है, जिसके उसमें पैसा जमा कराया है, जिसके बैंक में आने हैं डॉलर्स, आपकी पेमेंट्स आनी है, ही इज टेक्निकली अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, आस्क हिम टू डू इट फॉर यू। क्या मिल रहा है उसको भला इसमें? बिजनेस नहीं मिल रहा, वो कर देगा। वो सिर्फ आपको सिंपली बताएगा जी आप मुझे ये चीज़ें दे दें, मैं आपकी शिपमेंट के डॉक्यूमेंट, इकरार ऐसे होता है मोस्टली। हम ये दो टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो शायद हमें कस्टमर ढूंढने में जो टाइम हम लगाते हैं उधर लगाई रखती, हमने ऐसे कर दी हुई हैं। फॉरवर्डर को क्या मिल रहा है? मेरे से बिजनेस नहीं मिल रहा। 10-10 लाख फ्रेट पे करते हैं, चेक जाते हैं उनको पास, तो उसको क्या और चाहिए? तो उसके बंदे मौजूद हैं कस्टम्स को हैंडल करने के लिए एज पर द नीड ऑफ माई बायर। वो इवन कई कंट्रीज़ में, दुबई के अंदर, हमने यूएई में उसको अपने, मैंने बायर के साथ इन्वॉल्व कर दिया हुआ है। ईमेल की लूप चलती है और वो डालती है कि जनाब आपका वेजल इतने बजे कराची पहुंचेगा, उसमें ये स्टॉक चला जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लूप में शेयर हो रही है। और एट टाइम्स मैंने आज अपने कोलीग से पूछा, मैंने कहा ये दुबई के फ़लाँ मैनेजर का मैसेज आया है ईमेल, मुझे रिप्लाई करना है, हमें करना है कि उसको करना है? मैंने कहा नहीं, उसको बंदी करेगी। वो उसने रिप्लाई कर दिया, उसने कोई रिक्वायरमेंट मांगी। फिर मैंने पूछा कि ये जो कह रही है कि जी वो फॉर्म चेक कर लें, क्या जी एयरवे बिल, क्या चीज़? BL, ये बिल ऑफ लैंडिंग। वो जब आप बाय सी भेजते हैं तो बिल ऑफ लैंडिंग होता है, आप बाय एयर भेजते हैं तो एयरवे बिल होता है। तो बिल ऑफ लैंडिंग का वो ड्राफ्ट चेक कर ले, ये रिक्वायरमेंट थी फॉरवर्डर की तरफ से। एंड आई वाज लाइक कि मैं कैसे ड्राफ्ट चेक करूं? 15 साल हो गए इस काम में, मैं ड्राफ्ट चेक क्यों करूं? कोई कॉमा फुल स्टॉप की गलती आ जाए तो शिपमेंट वहाँ फंसी रहे। तो शुक्र है उधर से जवाब आया कि ये जो हमारा इंपोर्टर है ना, उसने चेक करके बताना है। तो उसका 5 मिनट में आ गया जी, ड्राफ्ट इज़ ओके, प्लीज़ गो हेड। एंड आई वाज रिलीव्ड। 2 लोग अपनी कम्युनिकेशन मैंने उनको भी अलाइन करा दिया हुआ है। आप अपने इवन इंपोर्टर और बायर को अलाइन करा दें अपने फॉरवर्डर के साथ। कहीं टाइम आए आपको अपने बैंकर के साथ अलाइन करा दें प्लीज़। फ्यूचर में कभी भी ज़िंदगी में जब आप इस काम में पढ़ें तो अपना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट ना कीजिएगा। यू डोंट नीड टू लर्न इनको टर्म्स। रीजनल नॉलेज में एक चीज़ है रीजनल कल्चर जी। मेन रीजन में क्या है, वहाँ पे आप कोई काम शुरू करें तो उसी तरह के लोग 4 लोग आके आपकी मदद करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला रिस्क बढ़ाएगा। इवन कुछ नॉन मुस्लिम रीजन हैं वो भी अपने कंपेटिटर को बिल्ड करते हैं कि कल तो कुछ लेन देन भी हो जाएगी, फायदा हो जाएगा। और वहाँ पे क्योंकि उनकी लोकल कंपनीज हैं तो उनके आपस के यूनियन जो वो होते हैं, वो रेट तय कर लेते हैं कि भाई हम इस रेट पे एक दूसरे को खराब नहीं करेंगे, इससे नीचे नहीं बेचेंगे। तो एक स्पेशल कस्टमर हुआ ठीक, वरना ठीक है जी। तो उसका वो कस्टमर भी नहीं खराब होता। अब ये जो हमारा एक्सपोर्ट कल्चर है ये डेवलप कैसे होगा? मतलब अगर हमें प्रैक्टिकली डेवलप करना है यहाँ पे। अच्छा, अगेन इन कंट्रोल एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान में कल्चर बाकी है जो आप कह रहे हैं। और इस तरह है कि जिस तरह मैंने कहा कि वो मैन्युफैक्चरर कोई होगा और मैं मार्केटियर हूँ, मेरी प्रोडक्ट नहीं है, मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैंने उससे लेके कस्टमर ढूंढा है और वो बीच में आ जाएगा। इसी तरह यूनियंस बनी हुई हैं, जैसे आपने कहा मैं चलें बार बार फार्मास्यूटिकल को छोड़ के, आटे की फैक्ट्री है ना, उनकी आपस में यूनियन बनी हुई हैं। अफगानिस्तान क्या रेट जाएगा, वो एक दूसरे को छुपा के वो अपना वो सामान भेज देते हैं। अब उसमें और ये कल्चर आप और मैं जो है हमारा इतना वो इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम इसके ऊपर अपना वो वक्त ज़ाया करें कि हम इसको कैसे बदलेंगे। होता क्या है, सिंपल चीज़ है जी, सिंपल। एक बंदा समझता है कि मेरा ब्रांड का नाम है इस कमोडिटी के अंदर, कमोडिटी एक है, मेरा नाम है, मैंने फलाने कंट्री में कह दिया और यूनियन में बैठ के फैसला भी हुआ था कि ये कंटेनर, एक कंटेनर की कीमत ये होगी। अब वो ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, रेवेन्यू भी आ रहे हैं, इसने ज़िद लगाई है, ये कंटेनर प्राइस डिसाइड हुई थी, मैं नहीं हटूंगा। अब बीच में कोई छोटा एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर छुप के बैठा है उसी कमोडिटी का, वो क्या करता है, मैं तुम्हें $10 $50 कम देता हूँ पर केजी या पर टन, तो वो उसको घुमा फिरा के उसकी शिपमेंट कर देता है। दिस इज़ व्हाट यू कैन नॉट स्टॉप। फॉर दिस यू राइटली सेड वी नीड टू बिल्ड अ कल्चर फॉर दिस, and the culture is unfortunately this culture is being followed by the non-Muslims. Definitely. But when they decide something,
तो फिर बस उसके वो फिरते नहीं हैं फिर उससे। एंड व्हेन वी डिसाइड पंचायतों के अंदर तो वो फिर क्या करें इसके लिए दुआ कि अल्लाह करे कि ये मेंटालिटी चेंज हो जाए। वी शुड नॉट डिसीव ईच अदर सो दैट के कम से कम कंट्री की जो हमने 7 कमोडिटीज़ का नाम लिया उसके अंदर कम से कम ऐसी कमोडिटीज़ के अंदर तो रेवेन्यू एक जैसा आए। अब वो कोई छुरी बना के दे रहा है सर्जिकल के अंदर $5 में दे रहा है, कोई और बीच में आ गया $2.5 में देगा, क्वालिटी में करेगा ख़राब, फिर कस्टमर भी ख़राब कर देगा उसका। तो अल्टीमेट क्या होगा? पहला नुकसान डेंट पड़ा मैन्युफैक्चरर को, उसकी फैमिली को, उससे बड़ा नुकसान मुल्क को मिला। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स उस मुल्क में जहाँ जाना चाह रहे हैं कैसे चल रहे हैं ये भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे लेंगे पाकिस्तान बैठे हुए? उसकी वेबसाइट होगी जी या उससे उसका प्रोफाइल मांगेंगे। जैसे आपने बताया इसी तरह मिडिल मैन होते हैं जो उन मुल्कों के साथ वो अपने उनके ऑलरेडी रिसर्च पे चल रहे होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड। मिडिल मैन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कुछ कमोडिटीज़ में शायद कोई मिडिल मैन बीच में आता हो और वो बहुत कम परसेंटेज है कि वो लाजम मलजूम बन जाए और उसके लिए हमें आना पड़े, लेकिन मिडिल मैन को दूर रखना। मिडिल मैन मींस जैसे वो आप कह रहे थे कि वो कोई शिपर है, वो बीबी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस अच्छा नहीं, उससे नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी, आई बैक टू डिफर, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। शी इज़ ओनली और ही इज़ ओनली अ फॉरवर्डर। उसका काम तो स्टॉक पहुँचाना है। नहीं, जस्ट लाइक हर और भी अगर वो इस चीज़ में सर्विसेज दे रही है तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए तो कुछ लोग अवेलेबल होंगे ना। हाँ जी, वो डाटा है, वो कस्टम्स में पड़ा होता है। नहीं उस पर आएंगे वन वे ऑफ डूइंग इट। यस, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर के बाद इतने पैसे हैं नहीं। 10 से 15 लाख रुपया एक एग्जीबिशन ले रहा है अभी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज टू मच राइट नाउ, इवन कोविड के दौरान और उसके बाद। यूट्यूब से जी यूट्यूब पे फेक भी तो होती है सर, सारी सारी तो सही नहीं होती। और क्या ये रिलायबल बेस नहीं है इंफॉर्मेशन के जो बताया जा रहा है। जी, आगे जब चलेंगे ये सवाल अपने पास रख लें कहीं। उधर के लोगों से कांटेक्ट करके ही हो सकता है। जी कैसे करेंगे ये सवाल हो रहा है। अमीन ये स्लाइड कह रही है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन ले लो। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हमारा पार्टनर, हमारा इंपोर्टर। कैसे लेनी है ये सवाल हमने एक दूसरे से करना है। वो स्लाइड आगे आ जाए जब जवाब मिले या अगले वीक में आए। हमने सवाल ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। प्लीज़। हम ना बैंकिंग 2021 के अंदर अमेज़न में होलसेल करते हैं, तो होलसेल के अंदर ये होता है कि आप 1921 21 के लास्ट ठीक हो गया जी। कोविड इज लाइक डाइंग। होलसेल का एक मॉडल है अमेज़न पे। उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते थे यूएसए के अंदर मेन, कभी कभार यूएसए के यूके के अंदर भी। तो वहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो उनसे हमें होलसेलर भी मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे हम वहाँ से स्टॉक बाय करके एफबी अमेज़न पे बेच के सेलिंग स्टार्ट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। बंदा उनके साथ कनेक्शन बना ले, उनके आगे क्या कहते हैं टीम बैठी होती है सपोर्ट कस्टमर सर्विस, उनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट वो नहीं का सिस्टम है जिसका ड्रॉपशिपिंग like I said ई-कॉमर्स को प्लीज़ मिक्स ना करें एक्सपोर्ट मार्केटिंग के साथ। आई एग्री, लाइक आई सेड टी ब्रेक में आपको पर्टिकुलरली मैंने, इफ़ यू हैव दिस कॉन्टैक्ट एंड दिस इज़ वर्किंग फॉर यू एज वन कस्टमर, वन पॉइंट ऑफ अर्निंग, हर्ज नहीं है। कौन मना करेगा? आप करें, करते जाएं। और इससे जो आपके इंटरनेशनल लिंक्स बन रहे हैं, जिन जिन मुल्कों में कस्टमर मिल रहा है उसको इस्तेमाल करते हुए इधर आ जाएं जो पीछे डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का। बिकॉज मैं क्या एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ, नॉट द ड्रॉप शिपिंग, बट यू नीड टू हैव सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स with whom you can work like another 50 years.
ये इसमें ये जो ड्रॉप शिपिंग और ये चीज़ें हैं, इज़ इट परमानेंट, लाइक चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा। लेकिन क्या मैं अगर 16वें साल में अफ़गानिस्तान का एक डिस्ट्रीब्यूटर अल्लाह ने दिया था, 16 साल हो गए उसी से काम कर रहा हूँ और वो पूरा अफ़गानिस्तान कवर कर रहा है मेरे लिए, 30-35 से ज़्यादा सूबे हैं अफ़गानिस्तान के। वुड दैट वर्क फॉर मी एज अली बाबा कॉन्टैक्ट? जैसे वो कस्टमर वहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये मेरा कंपैरिजन है? जिसको मैं कहूँ कि रात के 2 बजे हुए हैं काबुल में, तो उठ के ज़रा मेरे लिए फ़लाँ चीज़ तो पता कर देना। तो वो रिलेशनशिप जो मेरा उससे इतने सालों का, और बिज़नेस भी चल रहा है, फैमिली रिलेशनशिप्स भी बन गए हैं, और अपने ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कहता है अच्छा यार 2 बजे में रात के मैं बंदा भेज के पता कराता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन लाहौर मिलेगी आपको आज। एंड दिस बिल्ड्स योर ब्रांड, एंड देन वो वाली एक्सपोर्ट शुरू होती है जो आपकी जनरेशन एंजॉय करती है। सर जैसे आजकल जो ट्रेंड है वो ई-कॉमर्स का है, आई एम नॉट, जी प्लीज़, उसको किस तरह लेकर चलेंगे? बिकॉज मैं 100% टॉकिंग अबाउट ई-कॉमर्स एंड इट्स अ सक्सेस फॉर द नेक्स्ट डेकेड टू कम। बिल्कुल ऐसे ही। उसको ट्रेडिशन जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको किस तरह लेकर चलेंगे? ट्रेडिशनल को आप ब्लेंड कर देंगे इसके अंदर। लेकिन आप मुझे बताएं, जूम आ गया, मीटिंग शुरू हो गई, पहले स्काइप था। मैं आप बीती बता रहा हूँ, जो मेरी मीटिंग का कंक्लूजन फेस टू फेस अफ्रीका के किसी दूर मुल्क में बैठ के फेस टू फेस B2B के अंदर मेरा जो कंक्लूड होता है, वो मैं जूम पे नहीं कर पाता हूँ। मैं स्काइप पे कभी नहीं कर पाया वो कंक्लूजन। मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज में पूरी की पूरी रीड कर रहा हूँ, और मैं जूम पे बैठ के उसका सिर्फ फेस देख रहा हूँ और फेस रिएक्शन। क्या फेस रिएक्शन और बॉडी रिएक्शन में देखें, अभी सोच लें टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, पता नहीं क्या कुछ इनोवेट हो रहा है, और कहाँ बात खड़ी होनी है जाके अगले 5 सालों में। शायद पिछले 50 सालों में, जो हम कहते थे ना पिछले 500 सालों में वो तरक्की नहीं हुई जो 50 सालों में हुई है, अभी इन 50 सालों में जो कुछ हुआ है शायद अगले 5 महीनों में, 5 सालों में हो जाए। लेकिन जो ह्यूमन प्रेजेंस का एलिमेंट है, बहुत सारी ट्रेड्स के अंदर, बहुत सारी कमोडिटीज़ के अंदर, वो कभी भी रद्द नहीं किया जा सकेगा। तो ये ई-कॉमर्स इज वन ऑफ द टूल, एंड यू कैन पॉलिश इट एंड यू कैन मेक इट, आप उसको अपनी एक साथी टूल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग इट विदाउट यूजिंग दीज थिंग्स, इट वुड बी अगेन, अगर इतना आसान हो तो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स कब से है जी? यानी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कितने कुछ सालों से तो अब आ ही गया ना। जिसको देखें ये बात कर रहा है, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही? आईटी पे काम हुआ है, वो चूँकि है ही ऐसी चीज़ के तैयार हुई प्रोडक्ट, और वो किसी कोई बायर ढूंढा हुआ ऑलरेडी, उसके प्रोग्रामिंग पे, उसकी गेम्स पे, चीज़ों पे काम किया, और उसको वो आईटी की, बाकी कमोडिटीज़ ई-कॉमर्स की मौजूदगी के बावजूद कहाँ खड़ी हैं? सर जब स्टैंडर्डाइजेशन आ गई है कि दीज आर द पैरामीटर्स यू विल हैव टू मीट टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो इसलिए भी तो मुश्किल आसान कर दी है ना। जैसे ISO था, 14 आ गया, जो कंप्लायंस और कंट्रोल्स के इश्यूज थे जी, वो भी किसी हद तक रिजॉल्व होंगे। अगर हम बात करें ई-कॉमर्स की, तो इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम, और B2B अगर हम बात करें तो इट्स स्पेसिफिक एंड कंट्रोल्ड। तो अगर इस कंपैरिजन में हम आए तो डेफिनेटली आपकी बात बड़ी वैलिड है कि B2B और फिजिकली जब आप मिल रहे हैं तो डेट हैज़ नो एंड। लेकिन जैसे ये बच्चे बैठे हैं, जैसा ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोच रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एंड द वे हाउ दे विल सेल देयर प्रोडक्ट बाय यूजिंग दीज टूल्स। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? बिकॉज़ रेस्ट ऑफ द नहीं, मैंने तो उन्हें टी ब्रेक पे भी कहा है कि इफ़ यू हैव दीज फैसिलिटीज़, यू हैव दीज टूल्स, यू आर गेटिंग सम बिजनेस और यू आर फोर्सिंग सम बिजनेस, तो डू इट। वो तो उस पर तो कोई दो राय नहीं है कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक और चीज़ बताएं, मेरा फिज़िकल मीटिंग्स, इंटरेक्शन, मेरी लाइजनिंग और मेरा ई-कॉमर्स रिलेशन, दोनों में डाइवोर्स, दोनों में से किस में जल्दी हो सकती है? ई-कॉमर्स में। मैं ना कभी डिस्ट्रीब्यूटर के बाप के, मुसलमान है तो ना कभी उसकी फौतगी पे गया हूँ बाप की,
ना मैं उसकी कभी शादी पे गया हूँ, हाँ जी। ई कॉमर्स पे मुझे पता है वो कोई बायर है, वो वहाँ बैठा हुआ है, अली बाबा से ऑर्डर आता है, मैं भिजवा देता हूँ। सो मेरा वो जो एक उसमें, और अगर मैं कस्टमर भी हूँ ना, हम तो यहाँ कह रहे हैं ना हमने बेचना है, तो हम उस तरफ आ नहीं रहे। अगर मैं कस्टमर भी हूँ तो वो मार्केटिंग में भी आपको जो मेरे उस्ताद या गुरुज आएंगे वो पढ़ाएंगे, मेरा इमोशनल बॉन्ड किधर है प्रोडक्ट के साथ। एंड देन हैविंग सेड ऑल दिस, आई एम नॉट सेइंग कि इस टूल को यूज़ ना करें, दिस इज़ द फ्यूचर, बट यू कैन ब्लेंड दिस टेक्नोलॉजी इनटू दीज थिंग्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज कौन बना के देगा और किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? जिसका प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर नहीं भी हो, जिसने मार्केट करना है, जो एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश रख रहा है, स्ट्रेटजी बनाएगा। किस तरह बनाएगा? तो मार्केट को स्टडी करेगा, डेमोग्राफिक देखेगा, बजट भी करेगा, डाटा लेगा, पहले तो डाटा लेगा, बिजनेस प्लान, डाटा पहले डाटा एनालिसिस करेगा, ठीक हो गया, उस डाटा को वेरीफाई करेगा, सोर्स, हाँ जी, डाटा ठीक भी है कि नहीं, वेरिफिकेशन हो गई। और क्या चाहिए स्ट्रेटजीज में? बजट आ गया, टारगेट मार्केट, अभी नहीं, अभी नहीं। टारगेट मार्केट, बजटिंग, प्राइसिंग, प्राइसिंग, right after the data analysis and receiving the data, the next thing is going to be the price check. सर हम इसमें 7 P's का जिक्र कर सकते हैं जो पहले हमने पढ़ा जी, वो मेरे ख्याल में कंप्लीट पैकेज होगा। yep, परचेजिंग पावर ऑफ दैट मार्केट। जी बिल्कुल। 7 P's में सारा पर उसमें भी प्राइस, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, ऐसे पॉपअप होके प्रोमिनेंट आएगी कि आपको लगेगा कि यस, दैट्स द की। बिकॉज वी एज यू नो आईटी को छोड़ दें, उसमें भी, उसके अलावा हम कोई इनोवेटिव कंट्री तो है नहीं, कोई नेशन तो है नहीं। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग जो कि सिर्फ हम ही बना रहे हैं, या हम उन टॉप 10 मुल्कों में हैं जो 200 में से या 200 प्लस में से वो 10 मुल्क हैं जो 10 हम ही बना रहे हैं और कोई 190 बना ही नहीं पा रहा वो। सो व्हाट वी कैन डू इज फाइंडिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, रिलेशनशिप फर्स्ट, licensing, right? You first create your relationship. I am a believer, I'm a true believer into this. Then you start selling. And trust me, ऐसे ऐसे मामलात आए हैं मेरी बिजनेस डील के अंदर कि रिलेशनशिप कुछ वाक़यात ने ऐसा बना दिया कि उसके बाद उसको किसी ने कहा भी है ना कि 10 सेंट या 50 सेंट नीचे ले लो मेरे से प्रोडक्ट, उसने कहा नहीं यार मैं राशिद से काम कर रहा हूँ। वर्किंग इन कैम्बोडिया मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था केदारनाथ वर्मा, KD वर्मा, माय फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर। उससे पहले हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल है, लाइक वो एक बायर है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मिल गया, कंपनी रजिस्टर करा ली, प्रोडक्ट जाना शुरू हो गई। उसको इंडियन सवाल करते थे कि तुम कैम्बोडिया में बैठे हो, इंडियन की मोनोपोली है फार्मास्यूटिकल के अंदर, हमारी 700 कंपनी है, उनकी 17,000 कंपनियाँ हैं, तो उनको छोड़ के पाकिस्तानी से क्यों काम कर रहे हो? तो उसका एक जवाब होता था कि ये भी आपके लिए न्यूज़ होगी, हम समझते हैं पाकिस्तान सब कुछ बुरा ही चलता है। वो कहता था यार कैम्बोडियन डॉक्टर्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट पसंद करते हैं क्वालिटी वाइज, तो मैं इसलिए उसके साथ हूँ। लेकिन अल्लाह ने एक और इस पूरी स्टोरी में बड़े मैसेजेस हैं, एक और रीज़न क्रिएट कर दिया कि उसके पास बैठे एक होलसेलर कैम्बोडियन ने मुझे एक दिन ईमेल की विद द पिक्चर्स ऑफ द स्टॉक्स, एंड ही सेड आई नो मिस्टर केदार इज योर इंपोर्टर, बट आई एम द वन हु knows how to sell all this and I am selling. He is only importing. I know the business, I know the customers, and I am sending you the pictures of your stocks. If you give me your distribution, I will add 10 more products and I will give you more good prices. But you have to say goodbye to Kedar. I am the one, I am the native, I am Cambodian. क्या होना चाहिए था मेरा रिएक्शन?
It was short term and that one. अनदर नहीं, इवन वो सब मैं सबसे पहले दुनियावी सारे फ़ायदे छोड़ दें, इससे भी आगे मुसलमान होने की हैसियत से मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं उसको मौका नहीं दूंगा कि वो मेरी वजह से सारी ज़िंदगी मुसलमानों को वो कहता रहे कि ये धोखा करते हैं। हम सुनते हैं, मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ, गुजरने के बाद पीछे से जो आवाज़ें आती हैं मेरे लिए, वो कोई वाक़यात मैं आपको बताऊं तो वो मुसलमानों के सुनने के लायक नहीं होती हैं। आप बाहर से गुजर रहे हैं, ट्रैवलिंग में ये भी चैलेंजेस हैं, वो कैसे हमने जाना है, कैसे करना है। बाहर के आगे से गुजर रहे हैं और आपको कोई गुजरता हुआ कहता है रात के 2 बजे या रात के 1 बजे आप नीचे वॉक करने निकले या अपनी मीटिंग से लेट होके होटल एंटर होने लगे हैं, बाहर खड़े लोग आपको कह रहे हैं वीकेंड नाइट के ऊपर कि ये फ़लाँ चीज़ है, पीनी है या अवेलेबल है, या फ़लाँ चीज़ इतने में बेच रहा हूँ। तो आप मेरे जैसा अपने भोलपन में या अपनी फ्रीक्वेंसी में उसको बोल देता है नो आई एम अ मुस्लिम, तो मुझे पीछे से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और चीज़ों पे भी, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप सोच सकते हैं, मैंने पीछे से हंसने की आवाज़ें और तंज सुना है। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये करता रहूँ। मैंने उसको कहा अनदर 5 मिनट आई सेंट अ ईमेल, सेम ईमेल टू मिस्टर केदारनाथ वर्मा, और मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी, डियर मिस्टर केदार, ही इज़ ट्राइंग टू बाय मी, आई एम नॉट फॉर सेल, विल यू हैंडल हिम और आई शुड हैंडल हिम। उसके बाद वो व्हाट्सएप नहीं था उस वक्त, उसके बाद उसने मुझे कहा कि ये तो मेरा सेल्स मैनेजर है और ये फ़लाँ है, कैम्बोडियन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं जब केदार को फिज़िकली B2B के लिए और मीटिंग्स के लिए और टीम को वहाँ पे जो सेल्स फोर्स होती है, मेरा काम उनके साथ मेडिकल रैप्स के साथ काम करना भी है जाके, क्योंकि मुझे वो काम आता है, मैं सेल्स करता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल की। मैं जब नेक्स्ट उससे ऐसे मिलने गया तो केदार के रवैये ही और था। और उसके बाद उसने मुझे वहीं बताया कि आज के बाद, उस दिन के बाद से मुझे इंडियंस ने जब भी पूछा है तो कहता है मैं आपकी वो ईमेल और आपका नाम लेके बताता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ प्रिंट ला दूँ कि अगर वो राशिद की जगह कोई इंडियन भी होता तो मुझे काट देता और उधर पकड़ता अपना प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ यू बिल्ट योर क्रेडिबिलिटी एंड यू सैक्रिफाइस द टाइमली एंड स्ट्रैटेजीज। आपकी प्राइसिंग आपके डाटा के बाद आपके डिटर्मिनेशन और आपकी ऑनेस्टी बेस्ड होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। बेसिकली मतलब हमारे साथ मेरा साथ अपना एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब मैं जब सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था तो सेम में मेरा एक फ्रेंड था, हमारा क्लास वाला था, वो भी सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था। अब वो उसने यह किया कि उसने हमारे पास एक एम्प्लॉय था जो कि प्रोजेक्ट हम एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो किसी से हमारी थोड़ी सी ख़राब हो गई तो उसने हमारे एम्प्लॉय को कहा कि तुम मेरे पास जॉब कर लो। तो जाहिर सी बात हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसने उसको हायर कर लिया। अब यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि रिलेशनशिप इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन जब भी कोई इस तरह की कोई केस स्टडी आती है या कोई डिस्कशन होती है तो हर बंदा ये कहता है कि बिजनेस के अंदर तो अपना फ़ायदा पहले देखना, रिलेशनशिप ठीक है लेकिन पहला चीज़ अपने फ़ायदे देखना। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आई एम नॉट फॉर सेल। ये भी अपना फायदा ही है। मैं पैसों के लिए भी फॉर सेल नहीं हूँ। मेरा 1 लाइनर जवाब है, चाहे किसी को इसमें किसी बिजनेस की किताब में इख्तलाफ हो जाए। सो आई एम नॉट फॉर सेल। यू नो, मैं बाज़ार में नहीं खड़ा हूँ और जो आए मेरा 1 रुपया ज़्यादा लगाए मैं उसके साथ चलना शुरू करूँ, अगले कदम पे कोई 3 रुपये ज़्यादा लगा दे मेरे, फिर मैं उसका हाथ पकड़ के चल पड़ूँ। आई हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। दिहाड़ी है और वो जी, और मैं आपको बताऊं मेरे इस रवैये से अल्लाह ने उसमें बरकत भी डालनी है और वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा टाइम चलना है। अब मेरा उस मुल्क में फिरने की एक मेरी वो होगी, पहले तो हम अपनी पाकिस्तानी तो इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर पहले तो अपनी रिप्यूट की फ़ाइट लड़ रहे हैं। मैं ये रवैये जो मैं कह रहा हूँ, किसी की चलते की बात इनकार करना, बताना मैं मुसलमान हूँ फलां, या इस तरह का रवैया कि मैं फॉर सेल नहीं हूँ, मैं ये रवैये अडॉप्ट नहीं करूँगा तो मेरी नस्लों को तो फिर वो धक्के पड़ेंगे, गालियाँ पड़ेंगी दूसरे मुल्कों में। अभी तो सिर्फ ताने मिलते हैं या एंट्रियाँ नहीं मिलती। अभी दुबई के अंदर मैं 3 वीक्स पहले मैं दुबई में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 29 लोग ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान से। कराची के एक मैनेजर को दुबई की गवर्नमेंट ने 1 दिन पूरा 1 रात पूरी एयरपोर्ट पे बिठा के कराची वापस भेज दिया।
उनका डाटा कह रहा था कि इस नाम और इस वल्दियत का और इस पासपोर्ट नंबर कुछ भी ऐसा मैच कर रहा है उनके डाटे में जो कंप्यूटर निकाल के दे रहा है, उनको नहीं पता ये बंदा पाकिस्तानी पहले इसमें से किसी एक नाम का या उसके बाप दादा के नाम का जुर्म करके पाकिस्तान गया हुआ है। ये अगर वो नहीं है तो फिर भी हमें इसको एंटर नहीं होने देना। ये हरकत अगर किसी यूरोपियन यूनियन के बंदे से होती तो क्या होता? हाँ जी, छोड़ देते। और वो अगर ये कर देते उसके साथ तो रिवर्स में इम्पैक्ट क्या आता? हम उस वक्त जब अपनी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे वहाँ पे सेल्स मीटिंग्स चल रही थी और बाद में उन्होंने कहा जी चूँकि शेड्यूल था, टूर ऑपरेटर लेके चल रहा है फलां जगह खाना, मीटिंग, एंटरटेनमेंट सब कुछ चल रहा है। जब उस वक्त हमें वो सिर्फ वो स्ट्राइक कर रहा था बेचारा कि वो हमें ये भी नहीं पता था, फ़ोन उसका बैटरी ख़त्म हो गई, बंद हो गया हुआ था, हमें नहीं पता। और मुझे लगता है कि उन्होंने उसको पानी के अलावा कुछ नहीं दिया होगा। And he had to go back. तो मैं इसके लिए अपने आप को सीधा नहीं करूँगा। ये वक्ती कुर्बानियाँ मेरी देनी बनती हैं ना, ताकि मैं पिछलों का इंशाल्लाह पिछलों का रास्ता तो सीधा कर जाऊँ, एक्सपोर्ट शुरू करा जाऊँ तो नस्लें इंशाल्लाह कमाएंगी, इंजॉय करेंगी, रिप्यूट बनेगी। आज आपकी रिस्पेक्ट भी तो कमाने के साथ ही है ना। हाँ जी, दुनिया में सिर्फ भीख मांगने से थोड़ी काम चलेगा। और उसके अलावा मेरे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे तो मेरी इज्जत होगी ना। अगर मैं ये कर चुका होता तो आप समझें उस कैम्बोडिया में दोबारा मैं लैंड करता तो वो केदारनाथ वर्मा क्या करता मेरे साथ? बात भी ना करता, कुछ रिएक्ट करता, मुझे कहीं घेर लेता 10 बंदों में पाकिस्तान को और मुझे गालियां देता और बताता कि मेरे जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त थे इंडियंस और मैन्युफैक्चरर वो सही कहते थे, तेरे जैसे के साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए था। तो जी बिल्कुल, बिकॉज आई एम फॉर सेल। तो फॉर सेल तो नहीं है तो इसको सेक्रीफाइस करें। ये अर्ज सबको होती है, ये अंदर से अर्ज आती है ज़्यादा पैसे, लेकिन उसको उसी वक्त जूतियां मार के सारी उसको अंदर बिठाएं कि नहीं यार, आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन द राइट ट्रैक टू अर्न एंड द अर्निंग विच इज़ गिविंग मी रिस्पेक्ट एज वेल। ये बाय प्रोडक्ट है, ये ऐसी प्रोडक्ट है, आप अर्निंग की तरफ जाएंगे इस स्टाइल में आपको इज्जत और पैसा दोनों मिलेंगे, इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं। प्लीज़ जो आप डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, मतलब ई कॉमर्स के जो अब नए मॉडल है जी जी, उसमें जो बंदा ई कॉमर्स सर्विस दे रहे हैं वो आपको भी कैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी करता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी उसका क्लाइंट होता है, आप लोग भी क्लाइंट होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर उसका क्लाइंट होता है जी, मतलब उसके लूप में ही होता है, वो ई कॉमर्स के लूप में होता है जी। एक जो नया, मैं अभी तक खुद चाइना नहीं गया लेकिन मेरा एक दोस्त गया और मैंने उससे रिसर्च हम लोगों ने की। वहाँ जो है उनकी अपनी मतलब मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई कंपनी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे किसान बैठा हुआ अपने फार्म पे बैठा हुआ मोबाइल पे सेल करता है, उससे गवर्नमेंट भी बाय कर लेती है, उससे मार्केट भी बाय कर लेती है, वहीं से उठाया जाता है और वो आगे निकल जाता है। उन्होंने एक पूरा डिजिटल नेटवर्क अपना क्रिएट किया और इसमें दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं। अब मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक आप लोग फिजिकल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ई कॉमर्स में जो अगर प्रॉपर सिस्टम और जिस तरह बहुत अच्छे ई कॉमर्स है, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग प्लाजा वो डिजिटल बाय कर सकते हैं क्योंकि उसका एक सिस्टम कितनी वर्थ बन चुकी है। पर यहाँ के रीजन में हमेशा मैंने ये बात वो कहते हैं कि हमारी फिजिकल वो नहीं। अब इंटरनेशनल मार्केट का एक बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ तो ये खत्म हो रहा है, बहुत हद तक हुआ है और कोविड में तो बहुत स्पीड अप हुआ। यहाँ पे फिर भी मैं बात करता हूँ कि हम एक क्रेडिबल सिस्टम ले के आए तो क्या वो जो लोगों के एक चीज़ को अडॉप्ट करने में रिलक्टेंसी भी होती है और एक अच्छा सिस्टम चल रहा है छोड़ के नया सिस्टम अच्छा है नहीं है, ठीक है बिल्कुल होता है। अगर एक आ भी जाए ये मार्केट कितनी चीज़ उसमें स्विच होने में टाइम लगाएगी अगर वो अच्छी भी चीज़ है। तो यहाँ तो अवेयरनेस भी देना, हर कोई इतना अवेयर भी नहीं है, फिर मतलब मार्केट भी उस तरह से सेग्रीगेटेड है, कितना टाइम लगेगा? जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और लोग दुनिया में अडॉप्ट करें, पाकिस्तान को छोड़ें, हम बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों से रेजिस्ट कर नहीं सकेंगे। और आज अगर टाइम फ्रेम मांगे कोई मुझसे, जितनी स्पीड से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे एटलीस्ट वेरी हम्बली आई वुड एडमिट कि मुझे लगता नहीं मैं कोई टाइम फ्रेम मैं दे सकूं कि कितने 3 सालों में, अगले 5 सालों में ये फिज़िकल ऑफिसेज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी पाकिस्तान में भी और ये कल्चर अडॉप्ट हो जाएगा।
ये जी सूरत खत्म हो जाए, नहीं, ख़त्म नहीं होएगी, बहुत हद तक प्रोसेस एफिशिएंट कर देता है। बिल्कुल कर देता है। और उसका मतलब कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर में आपको 20 या 40 60 डिस्ट्रीब्यूटर खोलते हैं, वेयर हाउस फिर भी चाहिए होगा, वेयर हाउस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर भी चाहिए होंगे जी। डिस्ट्रीब्यूटर भी इसकी लूप में होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये पाकिस्तान में कितने टाइम में होगा, आई कैन नॉट गेज इट। यू नो, अब तो एट द पाम ऑफ हैंड हमारे हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो अभी कितना टाइम है हमारी, हाँ, मेटावर्स एंड वॉट एवर, बहुत बहुत कुछ जी, बहुत कुछ। सो स्ट्रेटजीज बनाते हुए, डाटा ऑफ द कंट्री, प्राइसिंग फ्रॉम ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल्स, स्ट्रेटजी बनाते हुए, and what type of products they are buying and selling at what price. Competitor prices again is the key for you to set your price. एक्सपोर्ट में ये बहुत बड़ी लिवरेज मिलती है आपको कि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए, और हमने यूएई में अभी रिसेंटली किया भी है ये, कि पाकिस्तानी बायर है, चूँकि 5वीं कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहा है, इज़ अ यंग चैप, ही इज़ माई राइट नाउ माई डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एन अ पाकिस्तानी, एंड ही सेड कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल गई है, फाइन। अब उसने एक दिन कहा कि पाकिस्तानी उस हिसाब से सोच रहा है जी, अच्छा आपका बॉडी मिल्क या बॉडी लोशन 45 दिरहम में देंगे मुझे, एंड आई सेड यस, तो नहीं बहुत महंगा होगा, तो उसने 45 को इमीडिएटली 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने का। अब वो पाकिस्तान, अब ये है जी कि हमारी तो कम से कम सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट है और ऑनलाइन सेल हो रही हैं, तो पाकिस्तान में उन प्रोडक्ट की प्राइस भी लिखी होती है। तो वो जी ये तो इतने आपकी रिटेल प्राइस पाकिस्तान में इतनी है, मैं 45 दिरहम क्यों दूंगा। सो लकीली मेरे कोलीग ने उनमें से अगर 8 प्रोडक्ट्स थी तो 3 का यूएई का एमआरपी कहीं से ले लिया हुआ था, दुकान पे बंदे को भेज के पिक्चर खींच के, तो वहाँ वो बिक्री थी 150 दिरहम की। तो हमने उसको कहा अब तो 45 बिल्कुल जायज़ हो गई हैं, नो मोर कमेंट्स, प्लीज़ एग्री ऑन दिस, चूँकि हमारे पास अपना डाटा था, एंड ट्रस्ट मी इवन माई एमडी डिडंट नो कि ये डाटा कहाँ से आया है। 8 में से एक कॉलम बना के 3 प्रोडक्ट की प्राइस मैंने कैसे लिख दी है। कहते कब चेक की है, मैंने कहा जी वो मंगवा ली है कहीं से। इस विजिट पे जब हम गए थे तब देखिए, फिजिकली गए थे स्टोर पे, मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं, बस वो किसी से पिक्चर मंगवाई हैं, किसी स्टोर पे डिस्प्ले में थी, तो मैंने कहा अपनी प्रोडक्ट है तो किसी से रिक्वेस्ट करके, यू नो, दैट्स हाउ यू यूज़ योर रिसोर्स, एंड दिस इज़ हाउ एक्सपोर्ट पेज यू। कहीं यू आर एट पार कि सिर्फ झंडा लग जाए, ये सोच भी नहीं छोड़नी, और कहीं ऐसा मौका आता है कि आपके 2-3 मुल्कों का वो एट पार होने का भी वो ऐसी प्राइस मिल जाती है कि 3 मुल्कों का चौथा मुल्क ऐसा ऐड होता है कि आपको लगता है अब मज़ा आ रहा है प्रॉफिट का। यू नो, द कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, वो इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इफ़ यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, यू नो। हाय ओके, क्या बात है जी। लॉजिस्टिक्स कैसे होंगी, नेपाल में प्राइस देते हुए मैं क्या सोचूंगा, शिप करने में जो प्राइस आ रही है उसको कैसे ऐड करूं, और वो मुझे इतनी परेशानी क्यों होगी, शिप करते वक्त परेशानी क्यों हो रही है। नो मैम, देयर इज नो सी। तो नेपाल और उसके तरह जितने लैंडलॉक कंट्रीज आपके टारगेट में आएंगे और आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट एज अ कस्टमर हम लेने को तैयार हैं, बट जब आप उसको प्राइस देने लगेंगे तो आप कहेंगे जनाब ये तो जहाज़ के ज़रिए भेजना है, बाय एयर। सो यू आर आस्किंग मी टू गिव यू अ CIF प्राइस, क्या, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो अच्छा, मैं वैसे नॉर्मली अब मैंने बहुत अरसे से FOB पे काम करना शुरू कर दिया हुआ है, ये क्या बुलाएं, ये यू नो फ्रेट ऑन बोर्ड। तो बिकॉज मैं उनको अब ये देता, स्पेशली कोविड के दौरान में तो ऐसा शुरू हुआ कि अब वो बेंचमार्क ही हो गया है कि जनाब मुझे क्या पता किस दिन फ्रेट क्या होगा।
एयरलाइन क्या चार्ज करना शुरू कर देगी बाय सी कंटेनर को। जब ये कोविड आया तो कंटेनर्स को भी उन्होंने सैनिटाइजेशन के सिस्टम के अंदर कंटेनर्स की वो कहत पड़ गया, और वो फ्रेट जो यूरोप के लिए कंटेनर से $3,000 में बुक हो रहा था ना, वो $13,000 में बुक हुआ है। तो क्या अगर मैंने उससे एग्री की हुई है कि इसको आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ मैं, टर्म्स तो कहीं भी पढ़ लेंगे, कि किराया भी मैं ही दूंगा, मैंने अपनी प्राइस में डाल दिया कि किराया मेरे ज़िम्मे है। मैंने जिस दिन वो प्राइस दी $3,000 था कंटेनर, और उसने कहा 1 साल के लिए प्राइस लॉक कर दो या 2 साल के लिए कर दो। उस 1 साल का अभी पूरा भी नहीं साल हुआ तो $13,000 हो गई, तो मैं किधर खड़ा हूँ? एंड इफ योर कमोडिटी इज ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट, तो फिर तो फैक्ट्री बेच के फ्रेट देना पड़ेगा कि भाई ये ले लें, पहला स्टॉक आ गया, मैं बददियानती नहीं करना चाहता कि मैं भाग जाऊं और स्टॉक ना दे सकूं, ये आप ले और मैं फैक्ट्री ताला बंद करके जा रहा हूँ। सो वी शुड सर टाइम की बजाय अगर उस पर क्वांटिटी एक बाउंडेशन हो तो ज़्यादा बेटर नहीं कि 1 साल के लिए इस प्राइस को लॉक कर दें? ऐसा कैसे, मतलब कैसे हम ये तो कर सकते हैं कि 1,000 पीस या 2,000 पीस या 5,000 पीस, मतलब 1 महीने में हम उसको कर लें या कहीं से भी, जैसे इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस कहीं भी अप्रिशिएट नहीं की जाती क्वांटिटी जी। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक इट टाइम बाउंड, और ये एक एक्सपोर्टर को सारी टेक्निकलिटीज़ प्राइस देते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी कभी कभी मेरी तरफ से आवाज़ लगती है मेरे इस डिपार्टमेंट को कि यार वो फलां 5 प्रोडक्ट की ज़रा $200 के ऊपर अगर डॉलर आ जाए तो प्राइस ज़रा निकाल के देखना कितने डॉलर बन रहे हैं। मैं 200 क्यों बोलता हूँ? अभी तो चल रहा है 217, 230 पे भी गया है, क्यों बोल रहा हूँ? या अगर 200 तो रहे, या अगर 230 चल रहा है तो मैं 250 क्यों बोलूँगा? जी 50 में मुझे फ़ायदा नहीं है, कन्वर्ट कर लें अभी। लेकिन मैं अगर 200 समझूंगा कि मुझे $1 पे $200 आएंगे, तो मुझे पता है कि ये बहुत रीज़नेबल भी गिर गया ना कहीं जाके, तो ये तो एक एवरेज प्राइस रहेगी। तो मैंने वो डाटा निकाला, डाटा कि पाकिस्तानी रुपीस वर्सेस डॉलर किस रेट पे रहा है पिछले 2 साल। तो पिछले 2 साल कई वेबसाइट्स हैं एवरेज दे देती हैं कि जी एवरेज वाज $225, मैं उससे भी नीचे ले आता हूँ रुपए को, और बेहतर कर लेता हूँ कि जी रुपया कितना भी बेहतर हो जाएगा ना, तो मुझे सिर्फ अपने डॉलर्स की फ़िक्र है कि इतने डॉलर पर पैक मैं कोट कर दूँ। लेकिन ये सारी, और फ्रेट अगर डालना पड़े, कुछ ज़िद कर पड़े, तो मैं फ्रेट को भी फिर उस वक्त के हिसाब से 2 से 3 गुना करने की कोशिश करूँगा। उसको क्या पता कि मैंने प्राइस फ्रेट की कितनी डाली है। अब तो मेरा रिस्क है, और वो रिस्क कहीं जाता नहीं। मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनली आपसे प्राइस अगर ऊपर नीचे कोई कोट हो भी जाए, दे विल ऑलवेज कम बैक टू यू, एंड यू हैव क्वेश्चंस टू डिस्कस। ठीक है, ओके, द सेकंड मेल, हाउ अबाउट फाइनलाइजिंग $5 नहीं तो 4.5, एंड आपको पता है मैंने पहले ही वो 4 कह रहा है या 3.5 कह रहा है एकदम से 5 से, तो आप कहीं तो ये यहाँ निगोशिएशंस, और ये ईमेल्स के ऊपर नहीं होती। फिजिकल सामने बैठा बंदा, बॉडी लैंग्वेज। सर एक बात बताएं, जी। जो एक्सपोर्ट के लिए आप कहते हैं फिजिकल आपको मीटिंग करने हैं, तो आपको पता है कि आजकल ये इसके चार्जेस बहुत है, लोग बहुत बता ज़्यादा। रहे हैं, तो उसके लिए क्या, मतलब अगर हम कोई एक्सपोर्ट में सोच रही हूँ कि चलो मैं यूएई में ही करना चाहती हूँ, चलो यूएई तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन कोई आप जैसे कंट्रीज बता रहे हैं जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पहुँचना होता है, जी, तो आपकी उसकी 1.5 से पैकेज 1.5 दुबई से बाहर कहीं भी टिकट अभी 1.5 से 2.25 लाख रुपए है जी रिटर्न। जी जी प्लीज़ जी। तो फिर हम कैसे इसको करेंगे? अभी हमने स्टार्ट ही बिजनेस किया है, हमने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कर दी है, अपनी लोगों के साथ जो भी हमने पैरामीटर्स लगाए, फ्रेट की सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम फिजिकल मीटिंग करने जाते हैं, वो भी हमें पता नहीं है सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। जी ऐसे ही है ना? वो नहीं तो होती, ये वो नहीं होती। तो
इसके लिए मतलब अगर फेस टू फेस करें, अभी तो चले मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करूँ तो लगता है कंपनी के पैसे वो अरबपति कंपनी है, लेकिन मैं अगर अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर करूँगी तो आई एम अ स्मॉल इन्वेस्टर, तो मैं जो है उसको फिर कैसे मैनेज करूँ? मैं सूडान आज तक नहीं गया हूँ, मैं मडगास्कर आज तक नहीं गया हूँ, मैं नेपाल आज तक नहीं गया हूँ, सिंगापुर में आज तक नहीं गया हूँ, और कोई मुल्क है यार मैं भूल रहा हूँ 4 में से, आइवरी कोस्ट में आज तक नहीं गया हूँ जी। 4-5 मुल्क हो गए इंशाल्लाह, मैं नहीं गया हूँ, मेरा बिज़नेस रेगुलर हो रहा है। एंड आपके सवाल के जवाब की तरफ एफर्ट जारी रखें। कस्टमर जाए बगैर यानी नहीं जा पा रहे तो ढूंढते रहें, अल्लाह वो दिन भी लाएगा इस एफर्ट की बरकत से कि आपको कस्टमर मिल जाएगा, थोड़ा रेवेन्यू आएगा। मैं जो एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो और मैं हम सब लोग इनफैक्ट यहाँ मौजूद हैं मिडिल क्लास से, ठीक है। यहाँ इकॉनमी या एक्सपोर्ट ना, इकॉनमी नीचे रहने एक्सपोर्ट ना बढ़ने का सबसे बड़ी वजह क्या है? मैन्युफैक्चरर खुद, सेठ खुद, he prefers to buy a plot in anywhere in Pakistan, but he don't believe के खुद या कोई प्रॉपर एक्सपोर्ट हेड रख के उसको ट्रैवलिंग कराया जाए और ये सीड्स डाले जाएं, जो कि जिस तरह इन्होंने शेयर किया फार्मास्यूटिकल में हमारा एक नॉर्म है, नॉर्म कि कोई निकल आए कोई चीज़ पॉजिटिव तो बड़ी बात है, लेकिन 3 विजिट्स के से पहले कुछ पॉजिटिव नहीं होता। यू गो, यू टॉक टू पीपल, यू कंक्लूड योर मीटिंग्स, यू डिस्कस एंड यू कम बैक एंड देन अगेन यू फॉलो अप एंड देन यू फील लाइक कि यार एक और एग्जीबिशन कोई आ गया या अपनी सोलो फ्लाइट करते हुए जाना है। ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ चूँकि हम बजट रिस्ट्रिक्टेड उसमें बात करें, लेकिन ये कीज़ इन इकॉनमी और एक्सपोर्ट खोलने वाले तालों में जिन मुल्कों ने लगा दी हैं फिज़िकल विजिट वाली, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। और उसमें यानी आपका जहाज़ जब पाकिस्तान से उड़ता है वो दुनिया की जिस एयरपोर्ट, जिस मुल्क, जिस शहर में लैंड करता है आपको वहाँ इंडियन मिलता है। तो एमी तो नहीं है ना कि वो इकॉनमी ग्रो कर गई है। उनमें एक और चीज़ भी है जिस पे हमें भी सोचना है कि वो जाके दुकान लगाता है गैम्बिया के अंदर और वो कहता है कि यार मैंने दुकान लगाई है चावलों की, तो इधर जो है वो दाल बेचने का ऑप्शन है, तो दूसरे इंडियन को फ़ोन करके कहता है आ जाओ तुम भी दाल बेचो यहाँ पे जी। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि उधर आपका दोस्त आप उसके साथ कोलैबोरेशन करें। नहीं, वो तो तरीक़ेकार सारे, यानी आप जब जाएंगे नहीं तो फिर आप इसी तरह हाथ पैर मारेंगे ना। अभी जाना फिजिकली तो ज़ाहिर सी बात है, स्टार्ट में तो बहुत मैंने तो कहा हम लोगों के लिए एज मिडिल क्लास जो जिस तरह हम यहाँ पे लर्न करने बैठे हैं उसके अंदर तो फिज़िकल वाला तो, लेकिन क्या हम इस जो मैं बात कर रहा हूँ क्या इस इम्पोर्टेंस को हम डिलीट कर दें? हो नहीं सकता कभी भी अपने बजट में और अपने मार्केटिंग जी। और जब आप कमा लें, आप अपने फ्यूचर प्लान्स में रखें, अपने फ्यूचर प्लान्स में रखें। एंड आई टेल यू, हमें तो इस पे यकीन होना चाहिए। क्यों करें इसको इस तरह? बीइंग ट्रेनर, बीइंग स्पीकर्स, लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस भी करते हैं कि जनाब सफ़र से आप जितना सीख सकते हैं वो किसी और जगह, स्पेशली कहीं भी अपने मुल्क में शुरू कर दें, नई जगह। पॉसिबल है कि यहाँ से मैं लेदर की कोई चीज़ें खरीदूँ जी। और दुबई में मेरा दोस्त उधर है, वो बड़ा लिखा है, थोड़ा समझ नहीं, तो मैं उसको देता जाऊँ, वो आगे से मार्केट में ज़रूर करे, वो अपना भी जॉब कर रहा है और ये भी वो करे, उसके पास टाइम फ्री होता होगा, वो उसको करे। आप उसको वो टूल्स बताएं कि कैसे कैसे टच कर सकते हो कस्टमर्स को। उनको डीलिंग करके, मतलब मेरा कज़न होगा, भाई होगा, जी। उसको भी अर्निंग है। ये तो वो तरीक़ेकार है जिस पे कोई रोकेगा नहीं आपको आके। लेकिन मैं मैं बड़ी इंपॉर्टेंटली सफ़र की बरकत मैंने पर्सनली बहुत मरतबा इसको फील किया है और रिसीव किया है। यानी मैं एक मुल्क में 3 मीटिंग्स प्रैक्टिकली कॉपी के ऊपर रख के बैठा हूँ और मुझे जहाज़ में अल्लाह ने ऐसा बंदा मिलवा दिया है जिसने मुझे कहा है कि जब जहाज़ उतरेगा ना तो तुम सुबह जब रेस्ट करके सुबह अपनी मीटिंग शुरू करोगे तो 3 मीटिंग मैं और कराऊंगा तुम्हारी। सिर्फ कार्ड एक्सचेंज हुआ है
और वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तरफ फील हो रहा है कि अल्लाह ने फरमाया है और हमारा दीन कहता है कि सफ़र में और हरकत में बरकत है। ऐसे ही वैसे Please. छोटा है, अगर ये जो पाकिस्तान के जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेसिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की इसकी, अगर वो उनको भी मार्केट देता है, ठीक है, तो क्या ये लोग क्वालिटी मेंटेन कर सकेंगे? क्योंकि जो पैनल पे आता है ना, अगर एक छोटा बंदा भी है वो ठीक है, वो ये कह सकता है कि भाई ये अभी ये एक स्टार्टर है या इसका बता सकता है, बट क्या ये लोग इतनी क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे कि कस्टमर को रिटेन कर सके? सपोर्ट तो इनको मिल गई ना, वो एक अलग चीज़ है, बट ये क्या खुद कर पाएंगे ये चीज़? हैंडमेड के अंदर आपको पूरी दुनिया में हैंडमेड के अंदर थोड़ा सा लिवरेज होता है। इट्स नॉट अ मशीन मेड थिंग। कॉटेज इंडस्ट्री की अगर बात करें, मैं कॉस्मेटिक्स की तरफ भी आ जाता हूँ, लेकिन चलें कॉस्मेटिक उसको कॉटेज इंडस्ट्री में हर चीज़ जो हाथ से बनाई जाती है, बुनाई की जाती है, कपड़े हो गए। अब कॉस्मेटिक्स में आप क्या कह रहे हैं? इसी तरह जी, वो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स जिसको मैं डील कर रहा हूँ और ज़्यादा टेक्निकल है। इलेक्ट्रिक हो गया, इश्यूज रहेंगे, पाकिस्तानी कल्चर में इश्यूज रहेंगे। सारी दुनिया में हैंडमेड और ऑर्गेनिक के नाम पे सब कुछ बिक रहा है जी, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ऑर्गेनिक। अगर आप एग्जांपल लें पास्ता में जैसे, तो वो चीज़ ऑर्गेनिकली नहीं बन पाएगी। तो ये इसको कौन स्टैंडर्डाइज करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को? देखिए वो कुछ सर्टिफिकेशंस मांगते हैं दूसरे मुल्क, और वो कहते हैं आप यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल है, और पाकिस्तान में वो उस फैक्ट्री को हम भी करें, वो न्यूट्रास्यूटिकल भी बनाते हैं, कॉस्मेटोलॉजी भी बनाते हैं, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स। उनके पास वो उस इदारे का हलाल सर्टिफिकेट है, और दुबई के इदारे ने मान लिया, गवर्नमेंट ने। हलाल सर्टिफिकेट नंबर 1, GMP नंबर 2, बिकॉज कोई और इदारा पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कह रही है कि कॉस्मेटिक्स को, मेडिकेटेड को भी मैंने नहीं डील करना, तो कोई था ही नहीं कि जो GMP देता। तो हमने GMP हलाल सर्टिफिकेट, उसी इदारे का ISO, ये हमने कोई 4-5 सर्टिफिकेट भेजे हैं उन्हें, जो कि दुबई म्यूनसिपैलिटी ने कहा जी ठीक है, एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंटरनेशनल, चाहे उसका पाकिस्तान में बैठा इदारा कुछ भी कर रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट उनसे मिला हुआ है। हाँ, ये यहाँ मुश्किल आएगी जब आप PCSIR पे जाएं और उसको कहें जी मेरी ज़रा टेस्ट लैब रिपोर्ट दे दें, और वो 25,000 लेके भी कर रहे हैं, और वो लेके नहीं, कुछ नहीं मिल रहा तो रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, और जो कर भी रहे हैं रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, वो उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली नहीं है। इस तरह के उसमें पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज आर अ क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारा ड्राई एप्रिकॉट है, वो बड़ा जी ड्यू टू ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जी नहीं है, इतनी सोने की जैसी प्रोडक्ट हमारी सिर्फ इस वजह से, बिकॉज दी फैसिलिटीज़, दी एटमॉस्फेयर एंड दी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ वो नहीं है जो इंटरनेशनली मांगी जा रही हैं। And again, the problem is the businessman is not ready to invest in these things. He prefers to buy plots, have new cars. हालांकि ये अगर काम हो जाए तो पता नहीं कितने ख़ानदानों का, कितने लोगों का और मुल्क का आने वाले टाइम में कितना भला हो जाए। एक फैसिलिटी आप लगा दें, अमन कितनी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, और वो ज़ाया होती हैं सारी इंटरनेशनली हम चूँकि। और हमारा तो राइस को ले लें सर, ये अभी जो आपने बात की ना हलाल सर्टिफिकेशन की, चूँकि मेरा भी फूड से तल्लुक़ है, तो हम भी हलाल सर्टिफिकेशन हमने रीका से करवाई थी। तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे स्टैंडर्ड चलते हैं। एक AIB के नाम से फूड इंडस्ट्री का ऑडिट करती है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ, बल्कि कई दफ़ा ये जब हम आपस में बैठे तो बात हुई कि जो हमारा हलाल की सर्टिफिकेशन है ये तमाम सर्टिफिकेशन को कवर करता है। GMPs हो गए, ये बाकी क्वालिटीज़ के सारे स्टैंडर्ड हो गए। तो अब मलेशिया ने कुछ इस पे काम किया है, कुछ UAE ने काम किया है। तो अगर ये हलाल वाली सर्टिफिकेशन जो है, यही मुसलमान इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर जी, केस फाइट कर लें अपना और मार्केट कर लें उसको, पहले केस फाइट कर लें फिर मार्केट कर लें। हमारा चावल क्यों इस तरह लो प्राइस पे, हमारा किसान और हमारी कंपनीज चावल वाली क्यों एंजॉय नहीं करती हैं? वो जो इंडिया एंजॉय करता है वो हमसे ख़रीदता है। हम वी आर ईजी गोइंग बिजनेसमैन। अच्छा कंटेनरों का ऑर्डर मिल गया है, वो वहाँ से ख़रीद के वो दुबई में रख के
अपनी रीपैकेजिंग करता है, खूबसूरत लेबलिंग, खूबसूरत पैकेजिंग जिस पे बात होगी, वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग पे दे नो कि मैंने, और अच्छा, और उनकी मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देयर वाज समबडी सिटिंग इन यूएई इन अ ग्रोसरी शॉप, पाकिस्तानी को मिलने आया हुआ था, और उसने कहा कि यार ये तुम्हारे पास कोई बंदा मिलने बैठा है, अभी मैं आया हूँ तो मैं ज़रा वेट कर लेता हूँ, ये चला जाए, ब्रीफ केस लेके कोई आया है मिलने। तो उसने कहा जी वो कहता जी मैंने जब उससे पूछा कि ये बंदा जो तुम्हें अभी मिल के गया है तो कौन था, कोई सेलमैन लग रहा है। उसने कहा नहीं, ये चावलों के पैकेट लेके आया था छोटे छोटे ब्रीफ केस में, ये इंडियन एम्बेसी से है, और ये वहाँ के जो चावल के ग्रोअर्स हैं, जो ताजर हैं वहाँ के, उन कंपनियों की केस को यहाँ पे एज ए सेल्समैन हमारे पास आया है एम्बेसी से निकल के कि जनाब ये देखें चावल, ये ख़रीदें हमसे। चावल वो आपका ही था, मोस्टली केसेस में आपका ही है, लेकिन उनके पास बजट्स हैं और उनके पास सेंस है मार्केटिंग की, उनके पास वो बनिया होने के बावजूद दे नो हाउ टू स्पेंड। वो मैंगो पाकिस्तान का जो है जी वर्ल्ड वाइड कोई और वैरायटी इससे कम्पीट नहीं कर सकती, ऑरेंजेस में नहीं कर सकती, लेकिन उसमें हम, और इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, उसके अंदर हम कहाँ मार खा रहे हैं, फॉर्मिगेशन, ये पेस्टिसाइड्स के स्प्रेज क्या हैं, पैकेजिंग कैसी है, हमने उसको किस वाटर से धोया है, कैसे किया है, ये सारी टेक्निकल आप बेहतर समझते होंगे, हम उधर मार खा रहे हैं। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है कि हम वो पैसा उतना नहीं लगा सकते कि जी सेंस भी नहीं है ना कि अगर इसको जो आम को जो पिक करने का टाइम है, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 15 दिन पहले आपको करना है, क्योंकि वो 15 डेज बाद वहाँ पहुँचेगा, तब तक उसकी हालत कितनी होगी, तो वो चीज़ भी। अच्छा, ये वैसे लेमैन को, बेचारे किसानों तक को ये चीज़ तो शायद कभी नस्लों से पता चलती है, पता है कितने दिन का उतारेंगे वो होगा, लेकिन आगे वो जो साइंस, मशीनरी, टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व है ना, जो उसमें होना कुछ नहीं है अगर, लेकिन वो जिस कंट्री को टारगेट किया हुआ है वो मांग रहा है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे पहुंचनी चाहिए, इसमें कोई पेस्टिसाइड को कीड़ा ना आ जाए, मेरे मुल्क में कोई वबा ना फैल जाए, ये चीज़ें आप सही करो, साफ़ करो, मुझे कंटेनर्स के कंटेनर भेजो। लेकिन हम उस सिस्टम को बिल्ड, इन्वेस्ट करके, जिसके पास पैसे हैं भी, वो उस पर करने को तैयार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, वैसे ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है जी, पैसा तो प्राइवेट सेक्टर ने लगाना है। क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज है, क्वालिटी कंट्रोल प्लस ये जो मशीनरी है, और उसके बाद स्किल्ड, उस मशीनरी के लिए स्किल्ड लेबर फोर्स, 3 एक्सपेंस है ना, लैब्स, मशीनरी, स्किल्ड फोर्स, जो इन दोनों चीज़ों को हैंडल करे, तीनों पे पैसे बिजनेस करना चाह रहे हैं आराम से जी, इजी मनी, है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बिजनेसमैन है, नो एफर्ट, बिकॉज क्या है, ही नोज कि मैं तो आई एम अर्निंग लोकल से, मेरा इतना आ रहा है, और एक्सपोर्ट में वो मेरा फलाना, वो क्या मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ रहा ना यार, मेरे तो चावल जो उगता है वो नारंग मंडी में, वो वहाँ दुबई में इंडियन एक बैठा है, वो मेरे से 50, 60, 100 कंटेनर, 200 कंटेनर ले लेता है, और वो अपना नाम लेके चलो करने दो। इस पे तो एक सुई चुभनी चाहिए बंदे को कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है कि जो हमारा फार्मर है उसको नहीं एजुकेट किया जाता कि आपने कितनी दफ़ा पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में, किस कंसंट्रेशन में, तो वो अंधाधुंध। तो इंटरनेशनली ये हर्ट करता है ना बिजनेस, वो जब देखते हैं कि यार अच्छा इसको स्प्रे कितना हुआ है, तो आप नहीं बताएंगे तो लेबॉर्ट्री बता देगी जी, उसमें भी कोई मिलावट होती होगी, पानी शानी डाल के वो जी, ताकि स्प्रे ज़्यादा बने। वो तो सारी मार्केट उन्होंने जी। और वेस्ट कितना होता है, वेस्ट कितना होता है जी जी। देखो हमारे मैंगो के इतने सारे हाँ, मुल्तान जिंदाबाद, DHA बल्कि जिंदाबाद। नहीं, ये ऐसी जस्ट हमारे प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात है। सर ये वही बात है ना, वी हैव टू कम्पीट ना, अब वहाँ पे उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिल गई, पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट हो गए, मार्केट, आप ठीक है, आप सही बात कहते हैं, बट जब तक आप किसी भी इन्वेस्टर को रैशनैलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे कन्विंस अगर वो नहीं होते, सरमाए का निज़ाम जहर बन के अगर दुनिया खा जाएगा तो फिर यही कुछ चलेगा, फिर तो दरख्त कहीं नहीं होंगे, बिल्डिंगें होगी, हम
कंक्रीट में जी रहे होंगे और थोड़े ही अरसे में हम और हमारी नस्लें मर जाएंगी। तो ये तो ऐसे वो जज्बाती बयानात हैं जो यहाँ बैठ के जितनी मर्जी तकरीर करते रहें, बट सरमायादार ने अपने हिसाब से मूव करना है। मैंने क्या रिक्वेस्ट की थी अभी, व्हेन यू आर प्लानिंग टू गिव योर प्राइस, आगे पीछे देख लें, सिर्फ पीछे नहीं। सो प्लान लॉन्ग टर्म, सो दे कैन बी अ अप एंड डाउन इन योर करेंसी वर्सेस दी अदर करेंसीज। तो उसको फोरसी कर लें और उस पर इतना मार्जिन रख लें कि करेंसी थोड़ा ऊपर नीचे जो आप फोरसी कर लें, फील कर लें कि ये हो सकता है, उसके बावजूद आपको नुकसान ना हो। ये आपकी रिसर्च होगी और फिर आपका डिसीजन मेकिंग होगी दोनों चीज़ों में, और फिर नेगोशिएशन में तभी आप अगर विन कर लेंगे वो प्राइस तो आपकी एक्सपोर्ट आपको बेनिफिशियल होगी। इनको टर्म्स ओफो नहीं पढ़ना करें, एग्री करें ध्यान से इनको टर्म्स को, लेटर ऑफ क्रेडिट को, सारे ये तो बंदा रखें 20,000 रुपये, उनको पढ़ता रहे भाई बैठ के, तेरा काम ही यही है। यू नो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम टेलिंग यू वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। टेक्निक्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सेल करने, एक मिसाल ले लेके कोर्सेज, अब तो कोर्सेज अवेलेबल हैं, पढ़ाई अवेलेबल है सारी, ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, हिफ्स कराने वाले, तो जी वो नहीं कुरान हिफ्स पूरा है वो सारा कुछ ना। सो इट्स लाइक ऑन द पाम ऑफ द हैंड। आई नो समबडी लाइक उमैर भाई का बेटा, उमैर भाई का बेटा हमारे जानने वाले हैं, इनके जो ऑनर हैं, वो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम है, ही इज़ मेंटली लाइक नॉट दैट फिट, ऑटिज़म है कुछ इस तरह, तो वो उसकी थेरेपी इंटरनेशनल किसी बाहर के थेरेपिस्ट से होती है, और वो हस्बैंड वाइफ वो सिंगापुर। ऑलराइट, सो यू सी इफ़ दे कैन अफोर्ड दे आर अलाइन विद देम, एंड वो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं और फिर बच्चा भी साथ बैठता है, एंड दे गेट दी सेशंस एंड दे पे ऑन द क्रेडिट कार्ड्स। So it is, we need to find out techniques to sell our products and services. क्या techniques हो सकती हैं? Technology. Yeah, one way. Technology can provide 3,100 ways. Technology खुद बहुत बड़ी rocket science है, मतलब वो तो हमसे सारी नहीं आती। Agreed. बाकी तरीके अगली स्लाइडों में हम पढ़ेंगे कि ये टेक्निक्स हैं क्या। कम्युनिकेशन है, आपकी प्रेजेंस है, आपकी प्रेजेंस जिसमें ई कॉमर्स वाली प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस इन योर कंट्री, योर कम्युनिकेशन प्रेजेंस, एंड अल्लाह करेगा वो दिन आएगा द फिजिकल प्रेजेंस इन एग्जीबिशंस, के स्टॉल लगा के खड़े होंगे, भाईजान आ जाएं जी, मेड इन पाकिस्तान चल रहा है एग्जीबिशन फलां मुल्क में, और एग्जीबिशन सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के 50 किस्म की कमोडिटीज़ के लोग गए हुए हैं, स्टॉल्स पे लोग आते हैं। आई हैव अटेंडेड दीज मैनी एग्जीबिशन इन दीज 15 ईयर्स, तो ऐसा है 2020 में जो दुबई में हुआ था जी, पाकिस्तान का जी। एमटेक में सर वो स्टॉल लगा होता है, 4 बड़ी कंपनी स्टॉल लगाती है पाकिस्तान की, और भाई वो मेमन फेरे होते हैं कार्ड्स लेके, वो बिजनेस कर जाते हैं, वो खाली स्टॉल दे रहे जाते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस है। कौन फेरे होते हैं? सॉरी, मेमन हजरत कराची वाले। अच्छा अच्छा, नहीं वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मतलब कि वो लोग फिर रहे होते हैं बाहर और वो कस्टमर ले जाते हैं, इसमें वो कोई नहीं है। तो ये बड़े बिजनेसमैन हुए, स्टॉल नहीं लगाया, यानी $5,000 स्टॉल का पे नहीं किया, और वो बचा के कस्टमर लेके चले गए, और बेचारा अंदर वाला जो है ना वो तो आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है यार, ये तो ग्रेट।